हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चे आप लोग? बहुत ही बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी जेईई एडवांस की तैयारी? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज को आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो भैया? डेली हर दिन 10 प्रॉब्लम्स जरूर लगाओ, है ना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डे 34 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 34। और आज की इस डीपीपी में फिर से हम बेहतरीन कुछ 10 प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, और इन 10 प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना रहेगा ना। सारी प्रॉब्लम्स बड़ी मजेदार है और बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं। पैटर्न समझ लेते हैं। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक, तीन तो हमारे पास मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स आ गया ना। देन उसके बाद में 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं और 2 पैराग्राफ हैं। पैटर्न बदलते रहते हैं ना, अब आपके लिए पैटर्न ऐसे ही आते रहेंगे ना। अब आगे के जो भी पैटर्न्स है वो अदलते बदलते बदलते अदलते रहेंगे ना। ओके है ना। बाद में उनका आंसर की दे रखा है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से ना। देखो बहुत ही ध्यान से समझना है फर्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से। क्या लल्ला, बहुत ही ध्यान से समझना है ना हर एक बात को ना जो मैं बोलने वाला हूँ। देखो पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1, लेट एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ऑर्डर कितना है उसका एन क्रॉस एन है। बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स रखा है विद ए आई जे, जो एलिमेंट है ए आई जे को मैंने क्या लिखा है एफ ऑफ आई इंटू एफ ऑफ जे फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा और जे भी कैसा है 1 और n के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। पहला पूछा इफ अगर एफ एक्स का वैल्यू अगर एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, थोड़ा से छोटे मोटे करेक्शन है, एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर, है ना। देन लिमिट ऑफ एन टेंस टू इंफिनिटी ट्रेस ऑफ ए पावर एन पावर 1 अपॉन एन और अपॉन में एन क्यूब, इसका लिमिटिंग वैल्यू इतना आएगा ना। ये पूछा हुआ पहला। तो दूसरा ए क्यू इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ऑल एफ एक्स डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, है ना। ए स्क्वायर इज ए सिंगुलर, ठीक है, डिफाइंड ऑन ए नेचुरल नंबर, है ना। ऐसे बोलो देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ए नेचुरल नंबर सच दैट कि ए पावर 5 इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे कुछ कुछ बोला गया है ना। तो बहुत ध्यान से बात को समझिए। पहली बात तो क्या है कि ट्रेस ऑफ ए पावर एन निकालना है ना, मतलब ए पावर एन निकालना है पहली बात तो। मतलब मैट्रिक्स ए आपके पास दे रखा है, आपको ए स्क्वायर निकालना है, ए क्यूब निकालना है और ए पावर 4 निकालना है। डॉट डॉट चलते गए तो ए पावर एन निकालना है और फिर उसका मुझे ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ ए पावर एन। ये पूछा गया ना हमसे। उस पर पावर 1 अपॉन एन लगा के फिर लिमिट वगैरह फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, बात को बहुत ध्यान से समझा आप लोगों ने ना। अब देखो आप एक बात को समझिए ना। अब पहली बात तो मुझे ए स्क्वायर ए क्यूब है ना ये निकालना है। ए पावर एन जब निकालना रहेगा तो पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा। ठीक है, अब देखो यहां से मैं कुछ गजब की बातें बताने वाला हूं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ना आप लोग हमेशा मल्टीप्लाई करना जानते हो, बट मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग नहीं जानते आप लोग, है ना। वो मैं आपको आज यहाँ पर समझाने वाला हूँ ना। तो वो बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि इसके एलिमेंट है A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, ये इसके एलिमेंट्स हैं। यहाँ एलिमेंट चलो मैं लिख लेता हूँ सारे एलिमेंट। A21 यहाँ लिखा, A22 लिखा, A23 डॉट डॉट A2n, ऐसे कुछ लिखा ना। AN1 लिखा, AN2 लिखा, डॉट डॉट ANN लिखा ना। अब ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं A12 A11 सॉरी A11 A12 A13 A इंटू ए, है ना। ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है ना। ये 1n। अब हमने यहाँ लिखा A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n, डॉट डॉट चलते जाएंगे तो A31 सॉरी N1 N2 डॉट डॉट ANN। ये मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो एक और बात को समझना है बहुत ही ध्यान से ना। व्हाट आई एम सेइंग टू यू ना, अब मैं आपको क्या कहने वाला हूं, चलो मैं इसको अलग यही समझाता हूं ना। आपने इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से आप मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते टाइम आप करते क्या, फर्स्ट रो को अपने पकड़ा, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे कराएंगे ना। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं आप, A11 का A11 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर A12 का A21 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस साइन। A13 का आप A31 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से करते जाते हैं। और A1n का AN1 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई।
ये हमारे पास में क्या आया, इस ए स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट आया। ठीक है, नाउ अब मैं आपसे क्या कहने वाला हूं ना, बहुत ध्यान से बात समझना। इसको अगर मान लो कि इसी हिस्से को अगर मुझे समेशन के फॉर्मेट में लिखना है तो मैं कैसे लिखता है इसे, समेशन ऑफ, ऐसा कुछ लिखते हैं हम, और यहाँ क्या लिखते हैं, ए आई यहाँ लिखा, और इनटू में आर, यहाँ ए आई आर लिखा ना, और यहाँ क्या लिखा, ए आर जे लिखा ना। अब देखो बात को समझो, मैं क्या कहने वाला हूँ ना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, ताकि हम क्या है कि ए स्क्वायर ए क्यू है ना, इसके सबके से बारे में फाइंड आउट कर पाए ना। अब देखो आप पॉइंट को समझिए, आई का वैल्यू देखो आपने 1 लिया और जे का वैल्यू 1 ले लिया, फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम लिया, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखो आप ध्यान से अगर समझे तो देखो पहली बात समझो, मैं समझना कि यहाँ पे देखो रो मतलब रो कॉम सेम आ रहा है सब ना, 1 1 1 1 आ रहा है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें दूसरा एलिमेंट सेम आया, पहला एलिमेंट कैसा है, डिफर कर रहा है 1 2 3 1 2 3 अप टू एन तक डिफर कर रहा है ना। मतलब अगर इसमें यहाँ पर देखें तो इन दोनों एलिमेंट्स को देखो, यहाँ दोनों एलिमेंट देखो, यहाँ दोनों एलिमेंट देखो, ये अलग अलग आ रहे हैं ना, सॉरी ये सेम सेम आए है ना, 2 2 आया ऐसे, यहाँ पर आई आर लिखा तो यहाँ आर जे लिखा। अब आई का वैल्यू 1 है, फर्स्ट रो जा रहा है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1 आया है ना। ठीक है, ऐसे आप दूसरा जब लिखेंगे तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और जे का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे दूसरे वाले एलिमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, समेशन फॉर्मेट में हर एक एलिमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है। और अच्छा इसमें आर कैसे वेरी करेगा, आर वेरी करेगा 1 से लेकर के अप टू कहां तक जाएंगे, जितना इसका ऑर्डर है एन तक। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, लल्ला ऐसे दूसरा एलिमेंट आप लिखोगे, ऐसे तीसरा एलिमेंट आप लिखेंगे ना, ये भी बहुत एन एलिमेंट का सम आ रहा होगा, ये भी एन एलिमेंट का सम आ रहा होगा ना। नाउ अब मैं आपसे क्या एक जादुई बात कहने वाला हूं कि मैं आपसे एक बात ये कहने वाला हूं कि ए स्क्वायर का अगर मान लो मुझे कोई सा भी एलिमेंट लिखना है, आई जे एथ एलिमेंट लिखना है इस ए स्क्वायर का, तो आप कैसे लिखोगे, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए आई आर और समेशन सॉरी ए आर जे, ऐसे कुछ लिखेंगे, आई जे एलिमेंट आपको लिखना है और आर का वैल्यू कितना जाएगा, 1 से लेकर के एन तक जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई सा भी एलिमेंट लिखा, मतलब फर्स्ट रो आई एथ रो और जे एथ कॉलम का अगर मुझे कोई भी एलिमेंट लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए आई आर इंटू ए आर जे। यही बात मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था ना, जो मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया था। नाउ अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक है। अब देखो ए आई आर को उसने क्या लिखा, ए आई जे को बोला एफ आई इंटू एफ ऑफ जे बोल रहा है ना, इसको व्हाट कैन आई राइट, इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ आई इंटू एफ ऑफ आर, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ आर इंटू एफ ऑफ जे, ऐसे लिख सकते हैं। सही बात है, आर वेरी कर रहा है, आई और जे तो वेरी नहीं कर रहे, मतलब वो तो ये स्क्वायर है ना, समेशन के हिसाब से देखा है तो आर वेरिएबल है, तो आर अगर वेरिएबल है तो समेशन ऑफ एफ ऑफ आर स्क्वायर, तो मैंने यहां लिखा, सॉरी ये स्क्वायर बाहर लगाते हैं ना। ओके बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ही बारीकी से प्रॉब्लम को समझना रहेगा आपको ना, बहुत ही मजेदार है ये सब बातें ना, समझना और समझाना भी बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है कई बार तो ना, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या एफ ऑफ आई इंटू एफ ऑफ जे लिखा हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ आई इंटू एफ ऑफ जे, कैन आई से दैट पार्ट, कैन आई से दिस इज ए आई जे, ठीक है, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज, कुछ कुछ पॉइंट को समझे ना, इसके अगर मैं बात करूं एफ ऑफ आर का होल स्क्वायर अप टू ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अच्छा मैट्रिक्स ए अगर मैं बात करें तो देखो यहाँ पर कितना लिखेंगे, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 लिखेंगे ना, ए आई जे ए 1 1 का वैल्यू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 आएगा, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 आएगा, मतलब एफ ऑफ 1 स्क्वायर आया, एफ ऑफ 2 स्क्वायर आया, एफ ऑफ 3 स्क्वायर आया, एफ ऑफ एन स्क्वायर आएगा ना। यहाँ से अगर मैं लिखूं, अच्छा ट्रेस ऑफ ए अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ आर स्क्वायर और 1 से लेके एन तक। तो भैया ध्यान से अगर देखें तो भैया मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है ट्रेस ऑफ ए, अल्टीमेटली ये मैट्रिक्स ए का ट्रेस था, और ये क्या लिखा हुआ है, ए आई जे, एन एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से आपने मेरी बात को सुना, समझा और गौर फरमाया। अब देखो मैं कुछ बातें आपको और जादुई बातें यहाँ बताने वाला हूँ, इस डीपीपी में बहुत सारी बातें आप सीखने वाले हैं। कैन आई राइट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कोई भी एक एलिमेंट का ये ऐसे डेफिनेशन था ना, ये हमने लिखा, कैन आई राइट ट्रेस ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए, कैसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं ना यार, हर एक एलिमेंट का मुझे पता चल गया तो पहला वाला एलिमेंट है,
देखो ऐसे समझो, फर्स्ट एलिमेंट कितना आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इंटू A11, ट्रेस ऑफ ए इंटू A12। ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ को सबसे बाहर कॉमन ले लिया आपने हर एक एलिमेंट से, मतलब जब कॉमन लेते हैं तो हर एक एलिमेंट से कॉमन आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए, अंदर A11 A12 बचेगा, मतलब मैट्रिक्स से बन गया कंप्लीट, अगर मुझे मैट्रिक्स लिखनी है तो। ओके, मैं आपको ये बात समझा पाया, गुड गुड गुड, वेरी गुड, मैं आपको ये बात समझा पाया, बहुत बड़ी बात थी ना, ये बहुत ही बड़ी बात थी आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी कि मैं आपको ये समझा पाया, है ना। नाउ अब मैं कुछ और बातें करने वाला हूं। देखो ए क्यू के बारे में अगर बात करें तो ए क्यू को आई कैन राइट ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर को व्हाट कैन आई राइट, मैं ये लिखता हूँ, ए स्क्वायर को मैं लिखूंगा ट्रेस ऑफ ए इंटू ए, ट्रेस ऑफ एक नंबर की तरह है ना, यहाँ पर ए आ गया, ए स्क्वायर फिर से आ गया, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, ट्रेस ऑफ ए। तो भैया ये ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर तो यहाँ लिखा हमने, इनटू मैट्रिक्स ए आ गया, तो ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर इनटू ए। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों ए पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ ए का होल क्यू इनटू मैट्रिक्स ए। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों ए पावर एन का मतलब क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए पावर एन इनटू ए आ जाएगा, यही ना। ट्रेस क्या है, एक नंबर होगा ना, सभी डायगोनल एलिमेंट का सम है ना, कुछ आ गया मतलब 2 3 4 5 कुछ तो आ गया। मेरे प्यारे बच्चों अब एक और बात समझो, जैसे मान लो कि ये मैट्रिक्स के ए है, ये एक नंबर है, इसका आपको ट्रेस लिखना है, तो के को तो बाहर निकालो यार, ट्रेस ऑफ ए लिख दो, यही कहना चाह रहा हूं ना मैं। ट्रेस ऑफ के कितना आ जाएगा, के को बाहर निकालेंगे, ट्रेस ऑफ ए, अगर अपने के को मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल एलिमेंट है, के मल्टीप्लाई हो जाए, के बाहर बाद में कॉमन आ जाएगा। क्या बोल दिया है, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को ना। जो के, अगर आप इस मेरी बात को, अगर आपने बहुत ध्यान से समझा तो अब देखो मैं क्या बोलने वाला हूं, वी हैव टू फाइंड द ट्रेस ऑफ ए पावर एन, मतलब कि ट्रेस ऑफ दिस, ये के की तरह बिहेव कर रहा है, के इंटू ए, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो के को तो बाहर निकालेंगे और दैट इज ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा। के क्या है हमारे पास, ट्रेस ऑफ ए पावर, सॉरी यहाँ एक कम आएगा, n-1 है ना, ट्रेस ऑफ ए पावर n-1 और ट्रेस ऑफ ए करेंगे तो मतलब ये तो कुछ ऐसे आ गया, ट्रेस ऑफ ए पावर n आया, वाह वाह वाह। ट्रेस ऑफ ए पावर n में मतलब ये ऐसा हमेशा बाहर नहीं निकाल सकते, तो अभी के केस में बाहर निकाल सकते ना, हमेशा ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है ना, ये तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते ऐसा आया, फॉर्मूला बना है ना। नाउ अब मेरे प्यारे बच्चों बात को समझो, हम यहाँ तक की बात पहुंचे थे ना, ये अपने आप में देखो अब क्या बना, अब देखो सारी बातें ये समझाने का मकसद बस यही था, अब मैं इन सारी बातों को यहाँ से करता हूँ साइड, ताकि आप अब मुद्दे वाली बात को समझिए, है ना। तो मुझे आपको मैं एक बात क्या समझा पाया, मैं ये बात आपको समझाने में एकदम सक्षम हुआ कि ट्रेस ऑफ ए पावर एन मुझे लिखना है, दैट इज ट्रेस ऑफ ए, और पावर में कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से अभी हम सॉल्व करने पर ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो ट्रेस ऑफ ए पावर एन और 1/n यहाँ लिखा हुआ है तो कट गया, ठीक है। मतलब अगर मैं इस बात को समझूं कि इस बात को ही अगर हम यहां से समझते हैं, और हमने क्या किया, लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इंफिनिटी लिखा, ट्रेस ऑफ ए लिखा, अपॉन में कितना लिखा हुआ, एन क्यू लिखा हुआ है। अब ट्रेस ऑफ ए लिखना है, तो ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा ओके, ट्रेस ऑफ ए तो देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आ रहा है F11 F11 F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर F3 स्क्वायर ऐसे कुछ बन रहा है ना, तो ठीक है ना। ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा सभी का एलिमेंट ए आई है ना, F11 का होल स्क्वायर, मतलब लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ एफ ऑफ आई का होल स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर, उसने बोला Fx बराबर x और x नेचुरल नंबर है, F1 का वैल्यू 1 आएगा, F2 का वैल्यू 2 आएगा, F3 का वैल्यू 3 आएगा। मतलब कि भैया ध्यान से अगर बात को समझें तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कुछ ये कहना चाह रहा है। मैं देखो बात को समझाऊं आपको कि यहाँ पर एन क्यू लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। F1 का वैल्यू 1 लिखेंगे, 2 का वैल्यू 2 लिखेंगे, तो भैया यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अल्टीमेटली कहने वाली बात ये है कि भैया ऊपर तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर ये आ रहा है, आफ्टर सिंप्लीफाई करने पर नीचे एन क्यू लिखा हुआ है। इस सीरीज का मुझे सम लिमिट निकालना है एन टेंड्स टू इनफिनिटी पर, तो भैया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में कितना लिख लेते हैं आप, 6 लिखते हैं, और एन क्यू यहाँ लिखा, तो n यहाँ से कॉमन, n यहाँ से कॉमन और n यहाँ से कॉमन, तो 1/n तो 0 को जाएगा तो 1, तो यहाँ से बचेगा 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 प्लस 0 तो 2 आ गया, बाई 6 आ गया।
मतलब 1/3 ये आंसर आएगा। पहले का आंसर कितना होगा, ए होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए बच्चों? आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे ना। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात बहुत ढंग से समझ में आई ना। देखो बच्चों, ये सब प्रॉब्लम्स ना सिर्फ जेई एडवांस के वाले बच्चों के लिए, जो जेई एडवांस की रिग्रेसिव मेहनत कर रहे हैं उन्हीं के लिए है ना। जो सिर्फ बहुत छोटा मोटा पढ़ते हैं ना, छोटा मोटा दिमाग, वो प्लीज है ना सीरीज को बाय ना करें ना, बिल्कुल भी। ओके, यहां तक की बात तो मैं समझ में है ना। ठीक है, बहुत देर में ये वाला पॉइंट समझ में आया है ना। नाउ आगे बात करते हैं। उसने बोला है कि AQ इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। AQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है फॉर ऑल fx डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर। fx कहाँ डिफाइंड है, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, सही बात है। चलो ठीक है, तो अब AQ के बारे में बात करते हैं। चलो, तो देखो आपको एक बात तो समझ में आ गई थी कि ए स्क्वायर को मुझे क्या लिख सकते थे अपने, ए स्क्वायर अंडर दिस कंडीशन हम लिख रहे थे, तो ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, इनटू में ए लिखा, ये लिखा ना हमने, ठीक है। अच्छा, अगर ए क्यू के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ए क्यू को हम क्या लिख सकते थे, सीख चुके थे, ये ट्रेस ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये तो एक नंबर की तरह 2 3 4 5 है ना, इनटू ए आ रहा है ना। अब देखो ए मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये नंबर है, इसको तो हटा ही देते हैं ना, ये तो मतलब के मान लिया अब थोड़ी देर के लिए। यहां अगर हम बात करें तो भैया A11, A12, A13 और A1n, ऐसे लिखा A21, A22 और A323, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। अब आप मेरे पॉइंट को समझिए प्लीज बच्चे, मेरे बात को समझना। A11 को तो आप क्या लिखेंगे, F11 है ना। सिमेट्रिक के बारे में बात करें तो डायगोनल के अराउंड एलिमेंट सिमेट्रिक होने चाहिए। इसको आप क्या लिखोगे, F इंटू F लिखेंगे यूजिंग दिस कंडीशन। इसको मैं क्या लिखूंगा, F इंटू F, ऐसा लिखेंगे ना। हाँ भैया कैसे आएंगे, एक ही बात है, F इंटू F लिखो, F इंटू F लिखो, सेम थिंग्स, सेम थिंग्स। ऐसे देखो हर एक एलिमेंट के साथ में ऐसे लिखेंगे। मतलब AQ कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा विद रेस्पेक्ट टू डायगोनल, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। AQ भी सिमेट्रिक होगा, A⁴ भी सिमेट्रिक होगा, A⁵ भी सिमेट्रिक आना है ना। ठीक है, आगे उसने बोलना चाह रहा है कि ए स्क्वायर इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, तो ट्रेस ऑफ तो एक नंबर की तरह है ना। इसकी बात करें तो वो देखो यहाँ पर आप मैट्रिक्स ए लिखोगे। अच्छा, मैट्रिक्स ए जब आप लिखेंगे ना तो देखना ध्यान से, ए स्क्वायर सिंगुलर है या नहीं है ना, ये पूछना चाह रहा था भाई। मेनली मुझे किससे मतलब है, ए स्क्वायर के डिटर्मिनेंट से मतलब होगा कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर, और नॉन जीरो आया तो नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, बात एक ही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आप देखो, बात समझो मैं क्या समझाने वाला हूँ। ए मैट्रिक्स हमारे पास में ये थी है ना, यहाँ एलिमेंट आप लिखोगे F11, ठीक है, यहाँ F13 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और आपके डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इस रो को, स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे पैरेलल ब्रैकेट्स में, इन जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे, डिटरमिनेंट बन गया। यहाँ से देखो F कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ F F इस रो में ये बचेगा। सिमिलरली देखो इस वाली रो में देखो 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे F कॉमन ले लोगे आप, इसमें F F बचेगा। मतलब दो रो अपनी एक जैसी हो जाएंगी, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आना है, 0 आना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर ये 0 आ गया तो ये ए स्क्वायर सिंगुलर होगा। ए स्क्वायर छोड़ो, AQ, A⁴ सभी सिंगुलर आएगा ना। आगे उसने बोला देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन fx ऑन डिफाइन ए नेचुरल नंबर सच दैट A⁵ इज नॉन सिंगुलर। गलत बात, गलत गलत गलत। A⁵ भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो बच्चों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है ABC। फर्स्ट का आंसर ABC बिल्कुल सही जवाब है ना। और फर्स्ट प्रॉब्लम आपको लगा होगा कि यार बढ़िया प्रॉब्लम थी सर, मजा तो आ गया प्रॉब्लम है ना। ऐसे ही दूसरा प्रॉब्लम भी बढ़िया है ना। ओके तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप सीख गए। नाउ सेकंड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं और सेकंड प्रॉब्लम सीखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, एक फंक्शन f है 0 से लेके 8 में और r में डिफाइंड है डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल जैसे बोल दिया, मतलब हर जगह स्मूथ है, मतलब कंटिन्यूस भी आ रहा है और स्मूथनेस आ रही है, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर वगैरह नहीं आ रहे हैं। सच दैट कि 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 8 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब अगर मैं डायग्राम की बात करूं, एक रफ डायग्राम ऐसे अपना ड्रॉ करें, ठीक है। तो 0 पे वैल्यू तो कितनी दिखाई, 0 दिखाई। 0 से लेके 8 तक फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, 0 से लेके 8 तक। अच्छा, उसने एक 4 का इंटरवल लिया, 4 पे वैल्यू भी 2 दिखा रहा है और 8 पे वैल्यू भी कितना दिखा रहा है,
2 दिखा रहा है ना, ऐसे कुछ बोलना चाह रहा है। अब इस बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो भैया ऐसे 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 जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, कैसे भी चला गया, मतलब इस तरह का फंक्शन है। कुछ ज़्यादा ही बना दिया ना। चलो एक रफ डायग्राम में अब आपको दूसरा समझा देते हैं, मतलब एक ही लाइन बना लेते हैं ना अपना, तो कुछ ज़्यादा इतना गड़बड़ नहीं करते ना जैसे अभी कर दिया ना। चलो नाउ अब देखो वो पूछना चाह रहा है, सवालों पे आते हैं ना। द विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड है ना, सबसे बढ़िया कौन सा होल्ड हो सकता है, मतलब कौन सा ज्यादा फिट बैठेगा ना। देयर एग्जिस्ट सम C1, कोई ऐसा एक C1 होगा क्या 0 और 8 के बीच में, जहां पर मैं f डैश C1 निकालूं तो कितना आ जाए, 1/2 के बराबर आ जाए। तो ठीक है, ऐसे कुछ बात बोल सकते हैं। हाँ, LMBT से कुछ हम f डैश के बारे में जरूर कमेंट करा करते थे। तो अगर मैं LMBT की बात करूं, LMBT थ्योरम है ना, LMBT अगर 0 to 4 के बारे में अगर हम बात करें ना, 0 to 4 में ही बात करें सिर्फ और सिर्फ, तो भाई 0 और 4 के बीच कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मैं अगर f डैश C निकालूं, ठीक है, तो दैट इज कितना आ जाएगा, f ऑफ 4 माइनस ऑफ f ऑफ 0 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 माइनस 0 आया। f ऑफ 4 का वैल्यू तो 2 आ गया और यहाँ से 0 आया, 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। हाँ बस सही है कि मतलब 0 और 4 के बीच कम से कम एक ऐसा पॉइंट है ना जिसको हमने C1 नाम दे दिया, जहां पर कितना है, f डैश C1 कितना आएगा, हाफ के बराबर आएगा। ये पहला वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा पूछना चाहे, देयर एग्जिस्ट सम C1 0 और 8 के बीच में, जहां पर f डैश C1, ऐसा कोई मतलब f डैश C1 या C बोल दो एक ही बात है ना, कोई ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जहां पर f डैश C निकालें तो वो 10 के बराबर आए, 0 और, ठीक है, तो हमने कहा 0 और 4 के बीच में, तो चलो ऐसा एग्जिस्ट करेगा है ना, तो 0, देयर एग्जिस्ट सम C1 0 to 8, हाँ 0 to 8 में है ना, 0 to 8 के, हाँ 0 to 4 में ही एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब पहला वाला सही है ना, 0 to 4 में, हाँ मतलब होगा ना 0 to 8 में, मतलब 0 to 4 में ही आ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे गड़बड़ ना करें कि सर आपने तो 0 to 4 में निकाला और यहाँ 0 to 8 में पूछा है, फिर 0 to 8 में पूछा है तो मतलब 0 to 4 में आ ही रहा है ना। आई थिंक आप मेरा लॉजिक समझ गए होंगे ना। अच्छा आगे पॉइंट समझिए, देयर एग्जिस्ट सम C1 0 to 8 में, यहाँ पे f डैश C1 अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 1/10 आ जाए, 1/10 कितना है, 0.5, हाँ ये भी आएगा ही आएगा, कारण 0 to 4 में निकाला। एक और काम मैं करता हूँ, 4 to 8 में निकालते हैं। अगर 4 to 8 में अगर हम निकालेंगे तो भाई यूजिंग रॉल्स थ्योरम क्या बोल सकता हूँ कि भाई अगर इन दोनों के बीच कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा जहां पर f डैश कैसा आएगा, 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा, मतलब C2 पॉइंट मान लेते हैं। तो भाई 0 to 8 में कम से कम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर स्लोप कितना आ रहा है, एक तो देखो 0 आ रहा है, स्लोप 0 आ जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट है जहां पर स्लोप कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, स्लोप 0 आया, स्लोप 1/2 है, कम से कम ऐसे पॉइंट होंगे। ये कहना चाह रहा है कि स्लोप जिसपे कितना आ जाए, 0.1 आ जाए। हाँ तो देखो 0 और 0.5, यहाँ इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो भैया 0.1 इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ तो ऐसा कम से कम ऐसा पॉसिबल है कि भाई कंटिन्यूस रहेगा ही रहेगा ग्राफ। 0 और 0.5 के बीच में 0.1 का स्लोप का टेंजेंट ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, कम से कम एक ऐसा पॉइंट भी आएगा ही आएगा। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई है ना। आप देखो यहां तक की बात को समझ गए ना बहुत ही ढंग से ना। C1 C2 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो है ना, कोई पॉइंट्स अल्फा बीटा भी ले सकते हैं ना। नाउ तो किसी भी फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में हमें ये दो जानकारियां थी है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे थे ना। थर्ड को बहुत ध्यान से समझे, देयर एग्जिस्ट सम C1, कोई ऐसा एक C1 है, कोई ऐसा C2 है 0 to 8 में, जहां पर f डैश C1 इंटू एफ ऑफ C2 कितना आ जाए, ये आ जाए। तो देखो अब बात को ध्यान से समझे, ब्लैक ही लेते हैं, f डैश C1 इंटू एफ ऑफ C2 बराबर कितना आ जाए, 1/8 आ जाए। ऐसा बोलना चाह रहा है कि ऐसे क्या दो पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां पर C1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 1/2 आ जाए ना, मतलब कुछ ऐसे, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 1/8 आ जाए। तो पॉसिबल है क्या, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, इसकी वैल्यू अगर 1/2 लिख लें और इसकी वैल्यू 1/4 लिख लूं 0 और 8 के बीच में, प्लीज आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से ना। ठीक है, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 1/8 आ सकता है क्या, मतलब ऐसे C1 C2 एग्जिस्ट करेंगे क्या। हाँ देखो C1 तो एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब एक एग्जांपल ही मान के चलो जहां पर स्लोप कितना आ गया, हाफ आ गया। अब क्या कोई एक ऐसा C2 एग्जिस्ट करेगा जहां पर वैल्यू 1/4 आ जाए, कोई वैल्यू 1/4 आनी चाहिए, मतलब x से किसी एक वैल्यू पर y का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए। अब देखो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 आ रही है,
यहाँ वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ वैल्यू 4 आ रही है। अब मैं देखो ऊपर का तो ज्यादा गारंटी नहीं लेता, पर मैं इतनी गारंटी देखो जरूर ले सकता हूँ कि अगर मान लो कि ग्राफ की बात करें तो 0 और ये यहाँ पर 0 और 2 के बीच में जा रहा है, तो बीच में क्या नंबर आ रहा है, वो 1/4 तो आएगा ही आएगा। 1/4 आ रहा है, करस्पॉन्डिंग एक्स तो आएगा ही आएगा। हाँ, 1/4 एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और जहां पर, सॉरी थोड़ा सा साफ साफ बनाते हैं, कलर थोड़ा ब्लू लेते हैं ना। हाँ, यहाँ पर 1/4 तो होगा ही होगा 0 और 2 के बीच में, जहां पर करस्पॉन्डिंग एक एक्स भी होगा, मतलब C2 आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो उसने पूछा है कि ये संभव है या नहीं, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल। ठीक है, तो तीसरा भी हमारे पास, सेकंड का थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास सही हुआ ना। देखो आपको बातें समझ में आएंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, बार बार एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है ना। अब देखो अगली वाली प्रॉब्लम को समझते हैं ना। ऐसी प्रॉब्लम्स देखो बहुत सारी होती है, LMBT वगैरह में अपन बहुत करते हैं, क्लास में बहुत करवाई जाती है ना, और बहुत मजेदार भी रहती है ना। अच्छा, मुझे देर एग्जिस्ट सम C1, 0 और 1 के बीच में कोई ऐसा C1 है, और एक 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा एक C2 है। ठीक है, वो ऐसा कहना चाह रहा है सच दैट कि 0 to 8 f of t dt अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो इसके बराबर आएगा। तो कभी भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, हमेशा बच्चों, हमेशा आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्या करना होता है, फंक्शन से एक एज्यूम करना होता है। कैसे एज्यूम करना होता है, ये देखा आपने। अच्छा, 0 to 8, यहाँ 8 है, 8 में भी खास बात है 2 क्यूब या x क्यूब की तरह बोल सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे ये x क्यूब आ रहा है और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। अरे यार, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है? तो अब देखो, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, और मैं आपको एक बातें बताने वाला हूं ना। मैंने यहाँ पर एक gx अज्यूम किया, लेट, ऐसा तो मैं मान ही सकता हूँ gx, और मैंने माना 0 to x, q लिया, और f of t dt लिया। ऐसा क्यों लिया, ये सब देखते हुए लिया, और ऐसा इसलिए भी लिया क्योंकि मुझे पता है कि इसका जब मैं g डैश x लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो लेबनिज थ्योरम जब लगाएंगे तो अपर लिमिट पुट कराएंगे तो f of x क्यू इंटू कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो वो 0 हो जाना है। g डैश x इसका ये आएगा, तकरीबन कुछ इस जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल, बात तो सही है सर, इस जैसा ही है। नाउ अब देखो हम बात करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। अब क्या करते हैं, gx में मैंने क्या किया, यहाँ पर LMBT लगाया। एक तो हमने लगाया 0 और 1 के बीच में। क्या 0 और 1 के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर g डैश C1, 0 और 1 के जो क्या है, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा कि g डैश C1 जो होगा वो g of 1 माइनस g of 0 अपॉन, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। सही बात है, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। अच्छा, 1 और 2 में अगर मैं बात करूं कि 1 और 2 के बीच में कम से कम कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट में निकालूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जो g of 2 माइनस g of 1 के बराबर आए, अपॉन में 2 माइनस 1 लिखा हमने। क्या आप मेरी बात से सहमत हुए, g of माइनस 1, g of 0। अब देखो थोड़ा सा आप खुद ही बात को समझ जाएंगे, ये सब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं। ये सब देखो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से भी आता है। IIT कई बार प्रॉब्लम पूछ चुका है ना, g of 1 से g of 1 कैंसिल हो गया ना। अच्छा, इफ आई एड दीज पॉइंट्स, g डैश ऑफ C1 प्लस g डैश ऑफ C2 बराबर, आई कैन राइट g of 2 माइनस g of 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, g डैश C1 अगर मैं यहां से लिखूं तो मेरे प्यारे बच्चों, तो दैट इज इक्वल टू 3c1 स्क्वायर इंटू f of C1 क्यूब, और दैट इज 3c2 स्क्वायर इंटू f of C2 क्यूब। ये आया। g of 2 अगर मैं यहां से लिखना चाहूंगा, g of 2, x का वैल्यू 2 पुट किया तो 0 to 8 आया। ओके, ये f of t dt लिख दिया आपने, fx dx लिखो, एक ही बात है ना। g of 0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ ऐसा है। अच्छा देखो कि 0 और 1 के बीच में एक ऐसा पॉइंट और 1 और 2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमने 0 to 8 f of dt जो आएगा वो उसके बराबर आएगा। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ऐसा आएगा ही आएगा बच्चों। तो क्या है, ये आंसर सही होगा, बिल्कुल सही होगा। ओके, आपको सेकंड वाला एग्जांपल भी ढंग से क्लियर हो गया है ना। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम्स, इस डीपीपी के अंदर भी हमने मजेदार मजेदार प्रॉब्लम्स ली हुई है ना। प्रॉब्लम सारी मजेदार है ना, बस आपसे सॉल्व होनी चाहिए हमेशा। प्रॉब्लम्स देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको आती कि नहीं आती, क्वालिटी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट डिपेंड्स, दैट मैटर्स, है ना।
ओके, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये प्रॉब्लम यार मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, आईआईटी में एक बार पूछा भी गया था ना, इस जैसा ही प्रॉब्लम था, थोड़ा सा अंतर था ना। द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का प्रोजेक्शन। अच्छा, ये लाइन लाइन को इस तरह से लिखा हुआ है, यहीं से आपको एक बात समझ में आई कि भैया ये जो लाइन है ये दो प्लेन से मिलके बनी हुई है। एक मान लो कुछ ऐसे करके ये लाइन है, इसका इक्वेशन ये दे रखा है, ये है ना, ये लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, आगे बोला था प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन दिस प्लेन। मान लो कि ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये वाला प्लेन है। इस लाइन का अगर मैं प्रोजेक्शन लिखूं इस लाइन का यहाँ पर, तो भैया ये ऐसे ये आ जाएगा, प्रोजेक्शन कुछ ऐसे आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ डायग्राम से ना, अगर आपको कैमरा वैमरा सही से दिखाई दे रहा है और मैं भी आपको सही से दिखाई दे रहा हूँ, तो बेटा देखो ये ऐसे कुछ लाइन है, ये लाइन है, ये प्लेन है, ये मेरा हाथ जो है वो प्लेन है, ये पेन जो है वो लाइन है। ठीक है, अब इसका प्रोजेक्शन की बात करें तो भैया इस प्रोजेक्शन की बात करें तो इस लाइन को देखो आपने ऐसे टेढ़ी थी, थोड़ा सीधा करो और ऐसे लिटा दो, यही इसका प्रोजेक्शन आ गया। प्रोजेक्शन मतलब कि इस लाइन का जब हम प्रोजेक्शन लिखेंगे तो भैया क्या आएगा, हमारे पास एक लाइन ही आएगी। प्रोजेक्शन का देखो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया बताता हूँ, प्लीज आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है ना, बहुत ही ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, ए और बी लिया, ये ए बी ऐसे लाइन सेगमेंट ले लिया। अब देखो ए से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला और बी से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, डाला ना ऐसे खंबे पर ना। अब क्या है, मान लो कि ये ए डैश पॉइंट आया और ये बी डैश आया, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन आएगी ना ए डैश बी डैश को हम क्या बोलेंगे, ए बी का प्रोजेक्शन, दैट इज ए डैश बी डैश। क्लियर? और यही बात मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, ओके, यहां तक का डायग्राम तो आपको समझ में आया ना। ना क्वेश्चन इज दैट प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन दिस प्लेन एज, इस लाइन का प्रोजेक्शन, लाइन का प्रोजेक्शन क्या आएगा, एक लाइन ही आएगा, मतलब एक लाइन आ गया। तो लाइन की क्वेश्चन पूछा हुआ हमसे, क्या ये लाइन होगा, क्या ये लाइन होगा, क्या ये लाइन होगा, क्या ये लाइन होगा। अच्छा, इस लाइन को आपने देखा तो ये लाइन कैसे बन रहा है, दो प्लेन से मिलके बन रहा है। अच्छा, दो प्लेन से मिलके बन रहा है तो भैया हमें इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशंस लिखनी है तो भैया अगर मान के समझो बात को, एक प्लेन तो ये दे ही रखा है, देखो इसमें देखो इस इक्वेशन को 3x प्लस 2y प्लस जेड, ये दे रखा है ना 3x प्लस 2y प्लस जेड, तो एक प्लेन तो ये आ गया 3x प्लस 2y प्लस जेड बराबर। अच्छा, दूसरा देखो मैं क्या ये वाला प्लेन बना सकता हूँ, ये वाला प्लेन समझ रहे हो आप, इस प्लेन को, जैसे ये लाइन है ये यहाँ पर है, तो मैंने ऐसा वाला एक खड़ा वाला प्लेन जो इस लाइन को कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो ये प्लेन आ गया ना। प्लीज है ना, आप मेरी बातों को समझिए बहुत ध्यान से ना, क्योंकि ये डीपीपी बहुत ही अच्छे ढंग से देखो समझाने के लिए है आपके लिए, सारी प्रॉब्लम्स का दुनिया में बहुत पहले से एग्जिस्टेंस है ना। अब देखो आपको एक बात समझो यहां तक ऐसा कुछ रहा ना, इस प्लेन का अगर आप इक्वेशन निकाल सकते हो, क्या क्या आप निकाल सकते हैं इस प्लेन का इक्वेशन? बिल्कुल निकाल सकते हो। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्लेन पे एक पॉइंट, देखो इस प्लेन की बात कर रहा हूं, इस प्लेन की जो थोड़ा इस तरह की लाइनों से है ना। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन में क्या है, ये लाइन कंटेन हो रही है, ये लाइन कहां से पास कर रही है हमारे पास में, चलो इस लाइन पे कोई पॉइंट वगैरह ऐसे कुछ निकाल सकते हैं ना। अच्छा सॉरी, इस प्लेन की क्वेश्चन निकाल लेना। अच्छा, ये प्लेन मुझे पता है कि दो प्लेन से मिलकर बना हुआ है, अरे यार वो बहुत ही बात है। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये कुछ ग्रीन कलर नहीं लेता है, ग्रीन क्या दिखता नहीं है ढंग से। जैसे मान लो छोटा सा जो प्लेन बनाया ना, मैं कुछ ऐसे बड़ा सा एक प्लेन बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन है ना, तो ये कुछ ऐसे आ रहा है ना, ये लाइन इन दोनों प्लेन से मिलकर बना। अच्छा, इन दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ इस प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 बराबर 0। वही इस प्लेन का इक्वेशन आ गया, ये P1 मान लो और ये P2 मान लो, बराबर 0 भी लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है ना। तो हमारे पास में क्या आ गया इस प्लेन का इक्वेशन, तो इक्वेशन ये आ गया, सीधी सी बात ये रही कि 3x माइनस ऑफ, सॉरी है ना, सही से लिखते हैं साफ साफ है ना, 3x माइनस वाई प्लस का 2z माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 2 बराबर 0। ये आ गया इस प्लेन का इक्वेशन। अच्छा, इस प्लेन के अब देखो बात समझो ना, बहुत ही ध्यान से बात समझना ना। जैसे ये प्लेन है ना, खड़ा वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, तो जैसे मैं इसकी बात करूं, इसके नॉर्मल के डीआर तो इस साइड जा रहे होंगे, और ये जो लेटा हुआ वाला प्लेन था ना, इसके नॉर्मल के डीआर ऐसे आ रहे होंगे। दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे? होंगे बेटा, परपेंडिकुलर जब होंगे तो देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं यहां से आप समझ पाओ, ये इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर गया, और ये मान लो कि आप इस जो स्क्रीन आप देख रहे हो ना, उसके अंदर एक तीर चला रखा है ना ऐसे करके, है ना, और ये दोनों मतलब ऐसे करके तीर चला रखा है, ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर होंगे।
दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाई इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर कितने आ गए, 3, 2 और 1 आया इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर। इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर लिखेंगे तो एक्स वाई जेड कोफिशिएंट आएगा। तो ठीक है, पहले एक्स के टर्म को मैंने एक साथ लिखा, 3 यहां से लिखा प्लस का लैम्डा यहां से लिखा, वाई की टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो -1 प्लस का 2 लैम्डा, जेड की टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो 2 प्लस या 2 माइनस लैम्डा, -1 और -2 लैम्डा बराबर 0, -1 -2 लैम्डा बराबर 0। ये आ गया ना। इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर, तो इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर कितने आ गए, नॉर्मल के डी आर आ गए, प्लेन के नॉर्मल, प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उसके डी आर है ना, सही बात बोल रहे हैं। तो कितना आ गया, 3 प्लस लैम्डा, -1 प्लस 2 लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा, ये आया। और इस प्लेन के हमारे पास नॉर्मल के डी आर ये आए, एक्स वाई जेड कोफिशिएंट ये आ रहे थे। और दोनों ये कैसे आएंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो वे ए डॉट बी कितना आएगा, 0 आएगा। ए डॉट बी हमने लिखा, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो 3 इंटू 3 तो 9 यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3 लैम्डा, 2 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2 प्लस का 6 लैम्डा, ठीक है, सॉरी 4 लैम्डा आएगा ए डॉट बी ना। और यहाँ से कराएंगे तो 2 माइनस ऑफ लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ गया। ये आया ना, पॉइंट समझो ना। एक ही बार में सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा की टर्म ढूंढते हैं। 3 लैम्डा यहाँ से आया, 4 लैम्डा यहाँ से आया तो 7 लैम्डा आया, माइनस लैम्डा तो कितना आ गया, 6 लैम्डा आया, ठीक है। 9 यहाँ पर लिखा हुआ, -2 यहाँ पर लिखा है तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया। 7 में हमने 2 और 2 तो चलो यहाँ से ही कैंसिल हो गए, प्लस का 9 आ गया बराबर 0 आया। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, -3/2 आया। बहुत ही बेकार आया ना, आसान सा आना चाहिए था। ओके चलो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, सही ना। तो आप शायद कैलकुलेशन समझा देते हैं ना। इस प्लेन का इक्वेशन जब लिखेंगे तो एक्स लैम्डा का वैल्यू कितना डाल दिया हमने, -3/2 डाल दिया। चलो यही डालते हैं ना, -3/2, -3/2 हमने यहाँ डाला और -3/2 यहाँ डाला और -3/2 यहाँ डाल दिया लैम्डा का वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक ही लाइन में ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 - 3 कितना आ जाएगा, अगेन यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। -3/2 हमने यहाँ डालेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3 -1 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 यहाँ से आ गया, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और 4 यहाँ से 3 यहाँ से तो 7 आ जाएगा, 7z अपॉन में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर में आप देखें तो 3x तो यहाँ से लिखा हमने, -8y यहाँ से लिखा, प्लस का 7z यहाँ से लिखा, प्लस का 4 यहाँ से लिखा, दैट इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। ये हमारे पास में क्या है, इस प्लेन का इक्वेशन आया, ठीक है, जो यहाँ पर बैठना चाहिए ना, 3x माइनस का 8y प्लस का 7z प्लस का 4 बराबर 0, मतलब सब कुछ सही है ना, कैलकुलेशन भी बढ़िया रही है ना, ये आंसर आ गया। अच्छा देखो, एक हमारे पास में इस प्लेन का इक्वेशन हमने निकाल दिया, जो वर्टिकल लंबवत प्लेन है, जो परपेंडिकुलर प्लेन है, एक प्लेन ही आ गया। तो इन दोनों प्लेनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ यही लाइन तो क्या होगा, प्रोजेक्शन लाइन होगा। मतलब ये तो हमारे पास आंसर आ गया, मतलब ये हमारे पास बी आंसर तो सही है, ये आंसर सही हुआ है ना। ओके, यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक की बात अगर आप समझ गए, अब आप आगे का पॉइंट समझे। आगे का पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ना, समझिए है ना। अगला पॉइंट क्या रहेगा, अगला पॉइंट ये है कि लाइन का देखो, ये तो क्या आ गया, जनरल, सॉरी दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। अगला हमारे पास दे रखा है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन दे रखा है। क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या होगा, ये होगा ना, ये 3 दे रखा है। क्या सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन आप निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे भाई, इस लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म लिखना है, तो इसी लाइन का मुझे सिमेट्रिक फॉर्म लिखना है, तो हमें क्या चाहिए, इस लाइन के अलोंग dr और लाइन पर एक पॉइंट। तो देखो बात को बहुत ध्यान से समझिए। अगर मान लो कि मैं बात करूं, प्लीज मैं देखो इसको पूरे को यहां से इसे नीचे लेके जाता हूं ना, वेरी गुड है ना, सही से नीचे गया ये वाला हिस्सा। अब आप मेरी बातों को समझे ना। देखो मैं वैसे तो क्या नहीं, बताना नहीं चाहिए, अब आप आंसर समझ जाओगे तो लोग समझाते हैं, क्योंकि ये मेरा फर्ज भी है ना। फर्ज समझते हो आप लोग, ठीक है। देखो 3x - 8y + 7z + 4 है ना। तो पहला काम तो क्या किया, ये जो लाइन है
मान लेते हैं कि डायग्राम दूसरा बनाते हैं, या फिर इस डायग्राम के लिए कुछ ऐसे बात कर लेते हैं। ये जो लाइन है इन दोनों प्लेन से बल्कि बना हुआ है। इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर मान लेते हैं n1 है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या मान लेते हैं n2 है। तो लाइन के अलोंग जो वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, n1 क्रॉस n2 आएगा। पहली बात तो ये सभी लोगों को पता रहता है। तो मान लो कि लाइन के अलोंग जो dr आएंगे, dr ऑफ लाइन अगर मैं लिखूं तो dr ऑफ लाइन अगर हम लिखें तो भैया वो कितना आ जाएगा, n1 क्रॉस n2 ये आएगा ना। n1 क्रॉस n2 अगर आप लिखेंगे तो यहाँ i आ जाएगा, यहाँ j आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे तो 3 यहाँ से है, -8 यहाँ से है, 7 यहाँ से है, और 3 2 1 हमने यहाँ लिखा ना। सिंप्लीफाई करते हैं एक ही बार में ना। इसको मल्टीप्लाई किया, -8 यहाँ से आया, -14 यहाँ से आया, -8 और -14 तो -22 आया। ठीक है, माइनस ऑफ j, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 यहाँ से आ जाएगा और माइनस का 21 यहाँ से आया, 3 - 21 कितना आ जाएगा, -18 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, प्लस ऑफ k कैप कितना आएगा हमारे पास में, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे 6 यहाँ से आ गया और 24 यहाँ से आ रहा, प्लस का 24 कितना आ गया, 30 आ गया ये तो ना। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल आ रहा है ना। तो देखो इस लाइन की अगर dr की बात करें तो dr हमारे पास कुछ ऐसे भी लिख लेते हैं आप लोग, -22 प्लस का 18 और प्लस का 30, 2 से डिवाइड लगाया हमने तो -11 आया, 9 यहाँ से आया और 15 यहाँ से आया, ये आया हमारे पास dr। -11 9 और 15, -11 9 और 15, या फिर इनको ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग 11 -9 -15, एक ही बात है ना dr। तो 11 -9 -15, एक तो ये देखो ये मैच कर रहा है थोड़ा सा ना, दूसरा 11 -9 -15 ये भी मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं ना। ये मैच नहीं कर रहा, मतलब सी ऑप्शन तो नहीं होगा। इतना समझ में आया। अब ए और डी में से कौन सा ऑप्शन होना है, तो देखो ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, इस वाले पॉइंट से पास कर रही है किस वाले पॉइंट से पास कर रही है लाइन, जो प्रोजेक्शन लाइन है ना, प्रोजेक्शन लाइन कहाँ से पास कर रही है, -1, 1, 1 इससे पास कर रही है। अच्छा अब देखो ये वाला पॉइंट जो है, एक्चुअली देखो डायग्राम ये था, प्रोजेक्शन लाइन ये है। अच्छा इस लाइन के हमें dr तो निकाल दिए, इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए। अच्छा इस लाइन पे हमने कोई पॉइंट लिया तो वो इस प्लेन पे भी लाई करेगा ना, जो यहाँ पे प्लेन दिख रहा है इस प्लेन पे भी आएगा। ये प्लेन क्या है, अच्छा ये वाला प्लेन है। अच्छा इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये वाला पॉइंट, ये देखो एक बार को अगर सेटिस्फाई कर गया तो भैया ये बात बन जाएगी। एक्स का वैल्यू आपने -1 डाला तो यहाँ से तो -3 आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 1, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 बराबर 0। मतलब अच्छा ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी आ रहा है, लाइन के dr ये आ रहे हैं, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा दूसरा हमारे पास एक पॉइंट क्या दे रखा है, ये आ रहा है, इसको देखें कि क्या ये होगा कि नहीं होगा। -12 यहाँ से आया, -8 यहाँ से आया, -14 यहाँ से आया। इस पॉइंट को देखो हमने इस लाइन में पुट इस प्लेन में पुट किया, तो -12 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -36 आ जाएगा। -8 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना बनेगा, -16 बनेगा, और -14 यहाँ से बना, ये तो 0 नहीं आ रहा ना, सारे पॉइंट ही नेगेटिव आ गए। तो मतलब ये वाला पॉइंट इस प्लेन पे लाई नहीं कर रहा, लाइन पर तो मतलब ये जो लाइन है इस पॉइंट से तो पास कर रही है, पर ये वाला पॉइंट इस लाइन पर है ही नहीं ना। ठीक है, कोई दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन कौन सी लाइन हुई, अच्छा इस प्लेन के वैसे पैरेलल कोई लाइन होगी और कुछ इस तरह से करके किसी एक पॉइंट से पास करेगा। अच्छा इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अभी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन हुआ हमारे पास में, एक ए आंसर सही आएगा और एक बी सही आएगा। थर्ड का क्या आंसर आ रहा है, ए और बी, थर्ड का आंसर ए और बी दोनों ही सही हैं, बिल्कुल एकदम सही जवाब। ठीक बच्चों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, बहुत ही मेहनत लगी इन सब बातों को समझाने में। तीनों प्रॉब्लम बड़ी ही गजब की प्रॉब्लम्स थी ना, सारी प्रॉब्लम्स गजब की है ना। अब देखो अगला प्रॉब्लम समझते हैं ना। अगला प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, अगला प्रॉब्लम दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में समझो, द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ के निकालना है फॉर विच दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन हैज टू डिफरेंट पेयर ऑफ इक्वल रूट, डिफरेंट पेयर ऑफ इक्वल रूट्स, मतलब कि भैया ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये भी अपने आप में क्वाड्रेटिक है। ये बोलना चाह रहा है कि डिफरेंट पेयर ऑफ इक्वल रूट, मान लो एक रूट अल्फा अल्फा आया, एक पेयर तो ये आया, एंड दूसरा पेयर क्या आया, बीटा बीटा आया। ये कहना चाह रहा है वो कि ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है कि दिस इक्वेशन हैज ए डिफरेंट पेयर ऑफ,
हैज टू डिफरेंट पेयर, एक पेयर और दूसरा पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। तो ये भैया ये दोनों रूट इक्वल इक्वल आए, ये दोनों रूट भी इक्वल इक्वल आए। ऐसा अगर हो तो भैया के के लिए नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के क्या हो सकती हैं? तो भैया क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं अगर उसके लिए, अगर ऐसी कंडीशन हो? एक संभावना केस वन तो क्या हो सकता है कि भाई इसके रूट इक्वल आ जाए, इसके रूट भी इक्वल आ जाए, तो बात बन सकती है डिफरेंट पेयर, ऐसे बन सकता है अल्फा अल्फा बीटा बीटा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अल्फा बीटा, इसके जो रूट अल्फा बीटा आ जाए और सेम रूट इसके अल्फा बीटा भी आ जाए, तो भी हमारे पास टू डिफरेंट पेयर ऑफ रूट ऐसे बना सकते हैं। तो दो केस बन सकते हैं। केस वन कि बोथ इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, बोथ इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, इसके भी रूट इक्वल आए, इसके रूट इक्वल आए। या फिर कि क्या रहे, बोथ इक्वेशन हैज, इसके रूट भी अल्फा बीटा है, उसके रूट भी क्या है, तो बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, कि पहला रूट भी कॉमन है और दूसरा रूट भी, मतलब अल्फा, इसके रूट भी अल्फा बीटा है, इसके रूट भी अल्फा बीटा है ना। ओके, प्लीज अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझे ना। दो केस रहे, इसके अलावा कोई और केस बनेगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा ना। अब देखो, पहले वाले के रूट भी इक्वल आए, ये क्वाड्रेटिक है, तो भाई पहले वाले का d1 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, एंड दूसरे वाले का d2 भी कितना होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 कराएंगे तो बी स्क्वायर, तो 2k माइनस 6, तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 7 माइनस 3 के इक्वल टू कितना आ जाए, 0 आ जाए। एंड d2 हमने निकाला, 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर तो हमने यहां से लिखा, माइनस ऑफ 4 यहां से लिखा, a का वैल्यू 1 लिखा और c का वैल्यू 3k माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखा। अब भैया दोनों को सॉल्व करना है ना, बहुत ध्यान से समझना ना, एक ही बार में सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायरिंग कराएंगे तो कितना जाएगा, 4k स्क्वायर आएगा ना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12k माइनस 24k यहाँ से आया, माइनस 24 यहाँ से आया, और माइनस माइनस का जब प्लस कराएंगे तो प्लस का 21k आ रहा है, तो माइनस का 3k आ गया, ठीक है। 36 प्लस का यहाँ से आया, माइनस का 28 यहाँ से आया, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8 यहाँ से आ जाएगा, दैट इक्वल टू 0 आया। क्या आप कैलकुलेशन सही समझ पाए? क्या मैंने सब कुछ सही किया है? सही किया है ना। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं ना। देखो 2k का स्क्वायर, तो यहाँ से 2k तो ऐसे 2 कॉमन ले लिया, तो 4 बाहर आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। चलो तो इस 4 को तो हटा देते हैं, ये 4 हट गया और यहाँ से 2 हट गया। अब ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो k स्क्वायर का टर्म तो यहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ से बनेगा हमारे पास माइनस ऑफ 2k, और माइनस साइन यहाँ पर आएगा तो माइनस ऑफ 3k, तो माइनस ऑफ कितना आ गया, 5k आया, ठीक है। यहाँ से आ रहा है प्लस का 1 और यहाँ से आ रहा है प्लस का 5, तो प्लस का 6 आ गया, इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ से अगर बात करें तो k माइनस 2 और k माइनस 3 आ रहा है, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा और k का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, k का वैल्यू 2 का इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये देख लेते हैं डायरेक्ट ना। k बराबर 2 है ना, कॉमन वैल्यू जानी चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए एंड ये भी 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक का रूट आ गया ना, तो k बराबर 2 जब यहाँ डालेंगे, इसकी वजह से कितना आ रहा है, फैक्टर कितना है, 32 बन रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। कि ऐड करने में 32 आएगा, कभी से कभी नहीं आएगा। k बराबर 2 डालो, देखो 2 डालने पर यहाँ कितना बनेगा, 4 यहाँ से बनेगा, तो 8 यहाँ से आ जाएगा, 8 16, और ये k बराबर 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। k बराबर 3 सेटिस्फाई करेगा क्या, 9 और 36 यहाँ से बनेगा, नहीं 9 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब k का कोई वैल्यू नहीं आया, तो नो वैल्यू ऑफ k तो हमने यहाँ से बोल दिया। भाई क्या है, ये भी 0 होना चाहिए एंड ये भी है ना, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनाए, ये भी परफेक्ट, मतलब ये पहला वाला क्वाड्रेटिक भी परफेक्ट स्क्वायर बनाए एंड साइमल्टेनियसली दूसरा वाला भी परफेक्ट स्क्वायर बनाए, मतलब अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ये वाली कंडीशंस। तो यहाँ से तो चलो k का कोई वैल्यू नहीं आया, ठीक है। तो ये वाला केस तो नहीं हो सकता अल्फा अल्फा बीटा बीटा वाला। क्या ये वाला केस हो सकता है कि इसके रूट अल्फा बीटा आए और इसके रूट भी अल्फा बीटा आए? हाँ, ये केस हो सकता है क्या, हाँ ये केस हो सकता है, तो चेक करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, a1/8, दोनों के रूट ऐसे सेम, दोनों ही रूट, बोथ रूट्स आर कॉमन आ गए ना। a1/a2 आप लगाओगे तो 1/1 आपने यहाँ लिखा, 2k माइनस 6 अपॉन में यहाँ कितना लिखेंगे, 2k माइनस 2, ऐसा कुछ आएगा। बराबर में यहाँ लिखा हमने 7 माइनस ऑफ 3k, अपॉन में यहाँ से कितना लिखेंगे, 3k माइनस ऑफ 5, इतना कुछ है ना। अब देखो 2k माइनस 6, 2k माइनस 2 यहाँ से है ना,
7 माइनस 3k और 3k माइनस का 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2k माइनस का 2। बोथ रूट्स अगर कॉमन हो जाए तो देखो, बोथ रूट्स अगर कॉमन करेंगे ना तो यहां से देखो इन दोनों को जब सेटिस्फाई कराएंगे तो 2k कैंसिल हो जाएगा, -2 बराबर -6 आएगा। मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ से k का कोई वैल्यू नहीं आया। ठीक है, फिर इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, जब ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है तो ये दोनों संभव ही नहीं होगा ना। ठीक है, हैज टू डिफरेंट पेयर ऑफ इक्वल रूट, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k निकालना है फॉर विच दिस इक्वेशन हैज टू डिफरेंट पेयर ऑफ इक्वल रूट। मतलब एक पेयर ऑफ इक्वल रूट आ गया अल्फा अल्फा, बीटा बीटा आया, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना। एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं, चलो। फिर डी बराबर 0 लगाया था, यहाँ से 4k स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 12, यहाँ से आएगा माइनस का 24k बनेगा, -24 में तो प्लस का, ओके गलती कर दी ना, -24k यहाँ से लिखेंगे और -4 को जब यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 12 बनेगा, तो प्लस का 12k आ रहा है ना, प्लस का 12k आया, सॉरी है ना, इस 7 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया था। 36 यहाँ से बन रहा और माइनस का 28 यहाँ से बना, 36 और प्लस का 8 यहाँ से आया है ना। ना अब इस वाली इक्वेशंस को अगर मैं देखूं तो k स्क्वायर तो यहाँ से लिखा हुआ है, 3k यहाँ से लिखा हुआ और प्लस का 2 बराबर 0 यहाँ से लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो k+1, अभी भी कुछ गलती कर रहे हैं शायद ना, माइनस का, यहाँ माइनस का आएगा ना, माइनस का 12k आ रहा है, तो माइनस का 3k यहाँ से आया, तो भैया k-1 यहाँ से लिखेंगे और k-2 यहाँ से लिखेंगे, बराबर में 0 आएगा, तो k का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अच्छा ये आया, यहाँ से k का वैल्यू 2 आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ से आंसर चेंज हो गया ना, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ना। k बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, k बराबर 2 पे क्या होगा कि इसके रूट और इसके रूट दोनों के बराबर बराबर आ जाएंगे, है ना। अच्छा एक और चीज है कि k बराबर 2 जब आप यहाँ डालो ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, k बराबर 2 इसमें आप डालना, k बराबर 2 यहाँ पर डालना, इसके रूट्स निकालना और इसके रूट निकालना, रूट भी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, अल्फा और बीटा बराबर बराबर नहीं आने चाहिए, नहीं तो फिर दोनों दोनों पेयर कैसे हो जाएंगे, सेम पेयर हो जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ से एक आंसर आया, यहाँ से कोई आंसर नहीं आया, तो नंबर ऑफ वैल्यू जब k जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। सॉरी है ना फॉर दैट मिस्टेक ना, प्लीज है ना। देखो अब यही क्या है, अगर सामने क्लास होती है ना, लाइव क्लास चल रही होती है, सामने क्लासरूम हो या फिर ऑनलाइन हो, तो बच्चे एक बार बोल देते सर आपने यहाँ गलती कर दी, सर आपने यहाँ गलती कर दी, तो मैं भी क्या है कि फिर सही कर लेते हैं उससे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आपको अल्टीमेट समझ तो आया है ना, ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम थी ना। कितना आंसर आएगा, k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आएगा, नंबर ऑफ वैल्यू जब k कितनी आ जाएंगी, 1 आएगा ना। फोर्थ का आंसर कितना दे रखा है, 1 आना चाहिए, फोर्थ का आंसर 1 1 1 1 1 1 1 1 सही है ना। नाउ आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ना, बस इसको लेने के पीछे पर्पस था कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन ऑन दिस कर्व फ्रॉम सम पॉइंट p ऑन द लाइन, है ना। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज मिनिमम। देखो बहुत ध्यान समझो, अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊं तो भैया ये हमारे पास में पैराबोला है, ये कोई एक लाइन है कुछ इस तरह से जा रही है, मान लेते हैं रफ डायग्राम लाइन का ये आ गया, लाइन पे कोई पॉइंट है तो यहाँ से आपने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया और एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ किया, मान लेते हैं कि ऐसे टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अपना क्या है, पॉइंट बी है। ठीक है, और ये पॉइंट पी है। अब काम की बात क्या है, मान लो अगर पैराबोला पर, ये पैराबोला है x1/1 से आपने अगर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कराई है, यहाँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा, इसका अगर आपको एरिया लिखना है और पैराबोला है y² = 4ax, तो भैया इसका जो एरिया आता है तो भैया ये याद रखना चाहिए y1² - 4ax1
पावर में आएगा 3/2 और अपॉन में कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए आएगा। भाई पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला आया कैसे सर, अरे यार बच्चों अपने ये बात बहुत पूछते हो ना, देखो आप x1 y1 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिख दोगे आराम से ना, ठीक है। तो ये ए बी लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ए बी कितना आता है मॉड ऑफ x1 माइनस x2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। जिनको समझ गए होंगे तो बात समझ गए होंगे, यहाँ से लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे, हाइट निकालेंगे और एरिया निकाल देंगे हाफ बेस इनटू हाइट करके। अल्टीमेटली आपको याद होना चाहिए, और जिन लोगों ने एडवांस की तैयारी की है तो शायद उनको सर क्लास में भी लिखवा देते हैं ना, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए कि ये एरिया आता है ना। नाउ अब पॉइंट ये है, वो यही कहना चाह रहा है कि इस लाइन की क्वेश्चन तो दे दी x1 y1 है ना, तो इस पैराबोला पे हमारे पास दे दिया, तो एरिया अगर मैं लिखूं तो भैया एरिया कितना आ जाएगा, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो y1 स्क्वायर माइनस ऑफ 6x1, ये आया पावर में कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, अपॉन में कितना है 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू यहाँ से कितना निकालेंगे 6/4, 3/2 आ गया ना, ये आया। अब देखो x1 y1 कहाँ लाई कर रहे हैं, इस लाइन पर लाई कर रहे हैं भैया, x प्लस x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, x1 माइनस y1 प्लस 3 बराबर 0। अब एरिया मिनिमाइज करना है मुझे ना, मिनिमम एरिया चाहिए, तो देखो y1 स्क्वायर तो हमने यहाँ रहने दिया माइनस ऑफ 6, x1 का वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूं कितना आ जाएगा y1 माइनस 3, यही आएगा ना, पावर में कितना है 3/2 अपॉन में कितना आ जाएगा, एक तो हमारे पास 3/2 लिखा हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 3 लिखा हुआ है अल्टीमेटली ना। बस आपको ये फॉर्मूला बताने के लिए प्रॉब्लम लिया गया था ना। अब देखो y1 स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ 6y1 हमने यहाँ से लिखा, प्लस का 18 यहाँ से आ गया ना, और 3/2 यहाँ लिखा हुआ है, अपॉन में 3 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, +9 और -9 कर देते हैं, 6 का आधा 3 हुआ, स्क्वायरिंग 9, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, और प्लस का 9 हमने यहाँ लिखा, और पावर में क्या लिखा 3/2 लिखा, अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर बात को समझा जाए मेरे प्यारे बच्चों को, ये वाला जो टर्म है ऑलवेज कैसा होगा, 9 के इक्वल होगा या 9 से बड़ा होगा। 9 पे अगर हम पावर 3/2 लगाएं तो 3 स्क्वायर तो कितना बनेगा 2 कट जाएगा, 3 की 27 आ गया, तो 27/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। मतलब इसका जो एरिया है डेल्टा जो उसने बोला हुआ वो 9 के इक्वल है या 9 से बड़ा है, पहली बात तो वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मिनिमम एरिया जो बात करें तो डेल्टा मिनिमम या डेल्टा की बात करें तो 9 आ रहा है, मिनिमम एरिया 9 आया है ना, तो डेल्टा क्या है मिनिमम एरिया हुआ। तो अब देखो मिनिमम एरिया तो डेल्टा का वैल्यू 9 हमने यहाँ पुट कर दिया, 9 से 9 कट गया तो 4 आया, इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा, फिफ्थ का आंसर कितना आना है 4 आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। तो फिफ्थ का आंसर 4, ओके फिफ्थ का आंसर 4 एकदम सही जवाब है ना। ठीक है बच्चों ना, यहाँ तक की बात आप सीख गए ना। आगे चलते हैं प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही बढ़िया और लवली प्रॉब्लम है ना, ऐसी प्रॉब्लम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, f ऑफ fx बराबर 2 समथिंग ऐसे कुछ ना, ये तो बहुत आसान सवाल है। कभी आप वेरिएबल x वगैरह डाल देते हैं तब बड़ी दिक्कत जाती है ना, या x डाल दिया 2x प्लस 3 डाल दिया तो बड़ा ध्यान लगाते हैं ना, उस तरह का सवाल भी लेंगे ना। तो बहुत आसान सी बात है, नंबर ऑफ रूट्स निकालना है। आई थिंक सभी बच्चों से सॉल्व होना चाहिए ना, सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, जिनसे नहीं हुआ है प्लीज सॉल्व करें ना। और देखो ध्यान समझिए, देखो इसके सबको सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका है। प्रॉपर तरीका क्या है, सॉल्यूशन निकालना है किसका, f ऑफ fx बराबर 2 का। आपको आइडिया किसका, f ऑफ t का है, तो fx को आपने t माना, ये तो कितना आ गया f ऑफ t बराबर 2 आया, एंड fx बराबर कितना आ गया t आ गया। बस इतनी सी लाइन लिखते ही आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। देखो f ऑफ fx इसको आपने क्या माना, t माना, f ऑफ t बराबर 2 आ गया, और t बराबर कितना आ गया fx आ गया, fx बराबर t आ गया। ठीक है नाउ अब देखो f ऑफ t fx का ग्राफ है तो x की जगह t रख दो तो f ऑफ t का ग्राफ लिया जाएगा। बराबर 2 लिखे तो बराबर अगर 2 लिखे तो भैया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, f ऑफ t बराबर अगर 2 लिखा तो भैया 2 की लाइन ये जा रही, तो देखो मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये 2 की लाइन ये जा रही, y बराबर 2 की लाइन है ना, आपने इसे ड्रॉ करी तो भैया कितने सॉल्यूशंस आए इसके, 3 सॉल्यूशन आए। एक तो ये सॉल्यूशन आया, एक यहां कट कर रहा है, एक सॉल्यूशन ये आया,
और एक यहाँ कट कर रहा है, तो ये एक यहाँ आ गया 2 और 3 के बीच में। ये आया T1, ये आया T2 और ये आया T3। तो भैया इसके 3 वैल्यूज आई, तो T1 आया, तो समझो ध्यान से ना, रेड कलर में इतना मजा नहीं आता ना, ये ठीक है एक बार को फिर भी। T1, T2 और T3 ये आया ना। T1 कैसे वेरी कर रहा है, -4 और -3 के बीच में, अभी लाइट ना जाए, बाद में लाइट चली जाए। T2 कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। T3 कहाँ लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि सारी बातें क्लियर रहें। अब देखो यहाँ से समझो बात को ना, बहुत ध्यान से समझना ना मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज ना इन सब बातों को बहुत ध्यान से समझिए। अब देखो fx बराबर T1 है। अब T1 की लाइन आपने ड्रॉ करी, fx का ग्राफ तो ड्रॉ हुई है, T1 की एक लाइन ड्रॉ करते हैं -4 और -3 के बीच में। तो -4 और -3 के बीच में, तो भैया -1 से नीचे तो ग्राफ ही नहीं है, मतलब ऐसे करस्पॉन्डिंग तो सॉल्यूशन कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ fx बराबर t, और t कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। 0 यहाँ कहीं आ रहा है और 1 ये कहीं आ रहा है। 0 और 1 के बीच में जब लाइन ड्रॉ कराएंगे तो दो जगह ऐसे ग्राफ को कट करेगा, इससे करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, अब एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ 2 और 3 के बीच में, तो 2 ये रहा, 3 ये रहा। तो 2 और 3 के बीच में जब मैं लाइन से ड्रॉ कराऊंगा तो यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे हमारे पास में, 2 आ जाएंगे। टोटल सॉल्यूशन कितने आएंगे, 4 आएंगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि इसका आंसर 3 दे रखा था ना। क्या दिया है, 6 का आंसर क्या है, तो शायद देखते हैं आंसर, जितना ध्यान था 3 दे रखा था, 6 का आंसर 3 है। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं आंसर में कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा कंसेप्चुअली। तो पहला काम तो हमने क्या किया, fx बराबर 2 दे रखा है। अरे यार बच्चों बच्चों देखो लाइट जा चुकी है ना, तो थोड़ा सा साइड में मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, तो डोंट वरी है ना, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। बस आप तो मेरी बातें सुनो, स्क्रीन आपको ढंग से दिखाई देगी ना। एक देखो सवाल में कहीं कुछ गड़बड़ जा रही है, तो आंसर में गड़बड़ है या फिर हमारे कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ है ना, समझते हैं ना बात को, एक बार बहुत ध्यान समझिए। तो क्या दे रखा है, देखो पहली बात तो f ऑफ fx बराबर 2 दे रखा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। f ऑफ fx को आपने t माना, तो f ऑफ t बराबर 2 आ गया, और fx बराबर कितना आ जाएगा, t आ जाएगा ना। अब देखो f ऑफ t बराबर 2 लिखा, तो हमने क्या किया, y बराबर 2 की लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो y बराबर जब 2 की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो रेड कलर से जो लाइन जा रही है, ये लाइन आई है ना, y बराबर 2 की लाइन ये आई, तो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो y बराबर 2 की जो लाइन है ना, यहाँ पर आया 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट ये आया, तीसरा पॉइंट ये आया। एक पॉइंट ये आया, तो मतलब एक रूट तो कहाँ आया, -4 और -3 के बीच में आया। एक रूट हमारे पास कहाँ आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक बात है। और एक रूट कहाँ पर आ रहा है हमारे पास में, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो ये सही लिखा है हमने, यहाँ तक बात है ना। अब देखो fx बराबर T1, तो -4 और -3 के बीच में तो ग्राफ ही नहीं है, तो कोई से आएगा ही नहीं ना, तो यहाँ से तो 0 सोल्यूशन आया। अगर मान लो fx बराबर t लिखा है और t कैसा है, 0 और 1 के बीच में, तो 0 ये रहा और 1 ये रहा, ठीक है, ओपन इंटरवल है ना, ऐसे जा रहा है ना। इसके बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो भैया यहाँ से ऐसे 2 बार कट करेगा ना, तो 2 बार कट करेगा तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू तो 2 आएंगी ना, एक तो ये आएगा और एक दूसरा ये आ जाएगा, ठीक है, ये x की वैल्यू जाएंगी। अब देखो एक प्रॉब्लम है इस सवाल में ना, ये हमारे पास में कैसा है, एक लाइन आया, तो यहाँ पर जब कट करेगा 0 और 1 के बीच में, ऐसे कोई भी एक लाइन ले ली है ना आपने, ये लाइन ड्रॉ करा है ना, एक गड़बड़ है ना, देखो इस लाइन में खास बात है ना, ये -5,1 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 5,-1 दे रखा है, तो मतलब इस पॉइंट का इमेज ये आ रहा है, इस पॉइंट का इमेज ये आ रहा है। तो भैया यहाँ से जो सॉल्यूशंस है ना, रूट जो x की वैल्यू जाएंगी, तो जितना x की वैल्यू इधर आ रही है, उतना ही x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव में आ रही है, यहाँ नेगेटिव में आएगा ना, इतना ही डिफरेंस रहेगा, मतलब वैल्यूज तो अलग अलग आई, तो यहाँ से 2 सॉल्यूशंस आएंगे ना, सही बात है ना, कहीं भी कोई गलती नहीं है। दूसरा उसने बोला है कि 2 और 3 के बीच में, अगर मान लो कि 2 और 3 के बीच में जाए, तो हमारे पास में 2 और 3 के बीच में ये आ रहा है, तो अगर मान लो यहाँ डायग्राम ड्रॉ करें, अगेन ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो वहां पर x की 2 वैल्यू जाएंगे, इसके 4 ही आंसर आएंगे बच्चों ना,
कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म भी कर देना। मेरी साइड से तो सही है, आंसर इसका 4 आएगा ना। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन ना, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और कई बार कर चुके होते हैं ना इस तरह के प्रॉब्लम्स। 4 ही आंसर है ना, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं जो ध्यान नहीं दे पा रहा हूं किसी बात का, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें ना, आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं ना सीशन। ओके, ना तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ना। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम चलते हैं ना। ठीक है, देखो लाइट का थोड़ा सा इशू है तो साइड में आपको फोटो नहीं दिखाई देगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप तो क्या है कि स्क्रीन को देखिए ना अच्छे ढंग से ना। अच्छा देखो ये प्रॉब्लम और इसके अगला वाला प्रॉब्लम है ना, ये दोनों ही प्रॉब्लम लाजवाब है। ये वाला प्रॉब्लम मेरे को ज्यादा ही लाजवाब लगा ना। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर ये समझिए ना, लेट एक वेरिएबल ए बी ए वेरिएबल पॉइंट दे रखा है, पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है ना। ए बी ए वेरिएबल पॉइंट ऑन लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा इस कर्व को ध्यान से देखें तो भैया ये इलिप्स लिखा हुआ है, क्योंकि 6 जो है वो इन दोनों की डिफरेंट डिस्टेंस से ज्यादा लिखा हुआ है ना। ये इलिप्स है, बी बी ए वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस, ये दे रखा है। अच्छा इसको ध्यान से देखें तो ये लाइन है और ये इलिप्स है, कहने वाली बात तो ये है, ये लाइन है और ये इलिप्स है ना। और इस इलिप्स का फोकस कितने आ रहे हैं, -2,0 और प्लस का 2,0 आ रहा है। अगर मान लो कि मैं डायग्राम भी बनाऊं तो सेंटर आ गया 0,0 आ गया, तो ये कुछ ऐसे इलिप्स बना हुआ है। एक फोकस है 2,0, दूसरा फोकस है -2,0। ठीक है, 2a लेंथ कितना आ रहा है, 6 आया, मतलब ये लेंथ हमारे पास 3 आया, मतलब a,0, ये 3,0 आ रहा है, ये -3,0 आ रहा है। ठीक है, दोनों बीच की डिस्टेंस वगैरह ना, तो 2a तो 6 आ गया और 2a e का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 4 आया, तो 2a का वैल्यू 6 डाल देंगे तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3। चाहे तो हम b भी निकाल सकते हैं ना, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे ना। अब आगे क्या बोलना वाला है, ए बी ए वेरिएबल पॉइंट ऑन लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस। जब फोकस से हमने अपॉन एनी टेंजेंट, अगर मान लो किसी भी टेंजेंट पर फोकस से अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर जो आएगा, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी कहाँ लाई करता है, लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ए बी ए वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लोकस ना, पहली बात तो ए कहाँ लाई करेगा, ऑन द लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस अपॉन एनी टेंजेंट। तो भाई इसको जब टेंजेंट से डालेंगे तो पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा। तो पहले तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल लिखें, तो सेंटर 0,0 हो गया और रेडियस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब ये ऑक्सिलरी सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ टच करते हुए ऐसे कुछ बनेगा ना। तो ऑक्सिलरी सर्कल की अगर इक्वेशन लिखनी है तो समझो बात को ना, थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। इक्वेशन आ जाएगा x-0 का होल स्क्वायर, तो x² तो यहाँ से लिखा, प्लस का y² यहाँ से लिखा, 3² 9 आ गया। ये तो हमारे पास में क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हमारे पास क्लियर हुई। ओके, अब आगे इसमें बोलना चाह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी ए पॉइंट है ना, तो ए हमारे पास इस सर्कल पे आ रहा है ना। दूसरा अच्छा ये लाइन लिखा हुआ है, ऐसा इस लाइन को अगर आप देखें तो देखो बहुत ही आसान सी लाइन है। सपोज आपने इसको Z1 माना, तो ये Z1 बार है कि नहीं, Z1 प्लस Z1 बार को हमें क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ कितना आया 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, ऐसा कुछ ले ले, प्लस दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√2 हमने यहाँ लिखा। तो जेड का वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, जेड बराबर हमने x प्लस आयोटा वाई मान लेता हूँ। तो देखो रियल पार्ट देखें यहाँ से, तो 2 से चलो 5 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, रियल पार्ट अगर लिखेंगे तो 1 का तो x हो जाएगा, माइनस आयोटा का आयोटा वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयोटा स्क्वायर, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो कुछ x प्लस वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5√2। अच्छा लाइन हमारे पास में ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5√2। अच्छा ये लाइन आ गया और ये हमारे पास में सर्कल आ गया। अब क्या बोलना चाह रहा है कि एक पॉइंट ए तो इस लाइन सर्कल पर है और दूसरा क्या बोलना चाह रहा है, बी बी ए वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन, बी इस वेरिएबल पॉइंट इस लाइन पर है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए भी पूछना चाह रहा है। तो देखो ये बहुत बड़ा आसान सा सवाल हो गया, ये सर्कल हो गया, मान लो ये लाइन हो गया। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी, जब मान लो कि यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा यही मिनिमम डिस्टेंस होगा, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर जाए तो मतलब आगे देखेंगे रेडियस, हमें तो देखो इतनी डिस्टेंस निकालनी है जो जिगजैग लाइन से बन रही है। सेंटर 0,0 पता है आपको,
तो 0 0 से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा ये डिस्टेंस, तो 5√2 अपॉन में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, वो माइनस करके √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ गए। टोटल लेंथ 5 है और रेडियस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 2 है, टोटल लेंथ 5 है, तो ये लेंथ 2 आ गया, तो ये मिनिमम ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस देखो कितना आसान था। बस आपको पहली दोनों बातें जो ग्राफ दे रखा था ना, ये आपको समझ में आना चाहिए था। इतना आपको समझ में आ गया तब तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो गया। ठीक बच्चों ना, सेवंथ का आंसर कितना आ रहा है, बी आ रहा है। सेवंथ का आंसर बी होना चाहिए, सेवंथ का आंसर बी होना चाहिए, सेवंथ का आंसर बी सही है। नाउ अब हम 8 सॉल्व करते हैं ना। 8 को कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं, इस वाले हिस्से को तो नीचे पहुंचा देते हैं, अभी जरूरत तो नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो फिर देख लेंगे। ओके, 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, इफ ए वेरिएबल सर्कल touches both the loci on which a and b। अच्छा मतलब ए सर्कल है हमारे पास में, बी हमारे पास में एक लाइन है, ए सर्कल पे लाई कर रहा है, बी लाइन पे लाई कर रहा है ना। ए वेरिएबल सर्कल टचेज बोथ द लोकई ऑन विच ए एंड बी एक्सटर्नली लाइज, एक्सटर्नली लाइज है ना। ओके, एक्सटर्नली लाई कर रहा है, तो मतलब एक तो इसको टच करे और एक इसको टच करे, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर तो आपको पता है 0,0 है, इस लाइन की क्वेश्चन पता है, और यहाँ पर इसका सेंटर h, k ले लिया है ना, ये वेरिएबल सर्कल है ना सर। देन क्वेश्चन पूछा है, देन लेटस रेक्टम ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल। ओके, ये जो वेरिएबल सर्कल है इसके सेंटर का हमने लोकस निकाला, और जो लोकस निकाल के जब निकालेंगे तो लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा है, देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आंसर से कुछ ऐसे ही समझ में आ रहा है ना। अब देखो पहली बात तो आप ये समझो कि h, के ये पॉइंट है और ये लाइन मुझे पता है, x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, 5√2 आ रहा है। h, के का लोकस निकालना है, तो यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है। अच्छा पहले तो देखो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो C1 C2 बराबर कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 आएगा, पहली बात तो h माइनस 0 का होल स्क्वायर C1 C2, एक कंडीशन तो मैं लगा सकता हूँ C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। C1 C2 तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आ गया, इसका रेडियस लिखा तो 3 आ जाएगा, प्लस R2 मान लो मुझे इसका रेडियस लिखना है, h, k का इस लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा h प्लस k माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 5√2, यहाँ मॉड में लिखा हमने, अपॉन में कितना आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये √2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई थी ना। नाउ अब पॉइंट समझे, h, k का मुझे लोकस लिखना है। ओके हाँ, तो पॉइंट समझो ना, इसका आपने एलसीएम ले लिया ना, तो एलसीएम लिया तो मैंने कुछ ऐसे लिखा है इसको, मॉड ऑफ h प्लस का k माइनस ऑफ 5√2 हमने यहाँ लिखा, और प्लस का 3√2 यहाँ कहीं आया, अपॉन में कितना आ गया, √2 यहाँ से आया, ठीक है। अब मैंने एक स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने से क्या बना, h स्क्वायर यहाँ बना, k स्क्वायर यहाँ से बना, ऊपर वाले पार्ट में अगर देखें यहाँ स्क्वायरिंग कराएंगे तो h प्लस के माइनस ऑफ 5√2, ठीक है। यहाँ मॉड वगैरह रहेगा ना, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए समझो, यहाँ मॉड है ना, अभी चलो लगा के चलता हूँ मैं, और 3√2 मैंने यहाँ लिखा, अपॉन में यहाँ कितना लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर, सॉरी है ना, हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर लिख देते हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बन गया ये तो ना, h, k। अब देखो आप h को x से और k को अगर मैं 22 से रिप्लेस कर दूं तो भैया, और ये हमारे पास एक लाइन लिखा हुआ है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखा, y माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर हमने यहाँ लिखा। अच्छा ये लाइन है तो मोड़ हटाओगे तो प्लस या माइनस से कुछ ऐसे खुलना है ना, तो या तो अंदर का वैल्यू या तो प्लस 5√2 रहना है ना, या मतलब आगे जब लिखोगे तो प्लस माइनस h कुछ ऐसे रहेगा, और रहेगा तो अल्टीमेटली एक लाइन ही ना है, तो ऊपर ऐसे लाइन आ गया, लाइन, और लाइन में हमारे पास स्लोप या तो 1 या -1 ऐसे कुछ लिखा ना, +1 या फिर -1 ना, प्लस साइन ले लिया या माइनस साइन ले लेते हैं ना। ओके, इसको प्लस ले लेते हैं या माइनस ले लेते हैं, हाँ स्लोप तो हमेशा यही बनेगा x + 5 है ना, ठीक है। प्लस साइन लिखा तो यहाँ तो बनेगा -5√2 और माइनस ऐसे कुछ आएगा, चलो प्लस साइन में तो ये बन जाएगा, माइनस साइन से अगर खुलेगा तो यहाँ माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये
ये तो अभी प्लस का बन रहा है एक बार तो, या फिर दूसरी बार में क्या होगा -3√2 बन जाएगा ना, इतना अल्टीमेटली ये फर्क आएगा जब आप इसे प्लस या माइनस से खोलेंगे तो ना। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस माइनस यहाँ एक दूसरा आ जाएगा, ये प्लस साइन के साथ में ये आ रहा हुआ अल्टीमेटली। चलो यहाँ पर इसका स्क्वायर आया, अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर जैसे बन रहा है ना अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² है ना, ये ऐसे कुछ बन रहा है 2। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से अगर समझें इस बात को तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, पॉइंट P का PS² बराबर PM² लिखा हुआ है, और पॉइंट A.00 आ गया ना, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से अगर देखें तो भाई PS अपॉन PM बराबर कितना आ गया 1 आ गया, जैसे लिखा हुआ है भाई पॉइंट का, इस पॉइंट का 0,0 का, भाई हमने क्या किया देखो ऐसे फिक्स पॉइंट है 0,0 फिक्स पॉइंट है, ये लाइन है और ये मूविंग पॉइंट है। पॉइंट P का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, इस लाइन से डिस्टेंस निकाला, ये आ गया। ठीक है, आप कुछ भी कांस्टेंट रहा होगा उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है है ना, कुछ ऐसे आ गया 0 आया है ना। तो भैया ये तो हमारे पास PS² बराबर PM है, PS बराबर PM आया तो मतलब पॉइंट P का जो लोकस है वो क्या आ जाएगा, पैराबोला आएगा पहली बात तो। अच्छा पैराबोला आएगा तो आपसे क्या पूछा हुआ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा हुआ है ना, इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आएगा भैया, वो तो आ जाएगा 2a, मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका डबल आएगा। ठीक है, अब देखो ये लाइन अपने आप में डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, तो 2 केसेस बनेंगे लाइन के, एक तो लाइन या तो क्या हो सकती है x प्लस वाई माइनस ऑफ 2√2 बराबर 0, या फिर लाइन क्या हो सकती है x प्लस वाई माइनस ऑफ 8√2 बराबर 0, ये लाइन आ सकती है। तो 0,0 का मैंने यहाँ से डिस्टेंस निकाला, तो पहले 0,0 का इस लाइन से डिस्टेंस निकालते थे, ये डिस्टेंस 2a निकाला, 0,0 जब यहाँ डालेंगे तो 2√2 अपॉन √2 लगाएंगे तो ये तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ डिस्टेंस g2 निकालेंगे 2a करके तो 0,0 कितना आएगा 8√2 अपॉन √2 लिखेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब इसका डबल किया तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम या तो 4 आ रहा होगा या फिर 16 आ रहा होगा, 4 या 16 है ना, 4 या 16 दे रखा है। ओके, दोनों ही आंसर आ रहे हैं ना। ओके, एक और बात आंसर देखो बच्चों, मैं गलती कर रहा हूं ना, गलती क्या कर रहे हैं कि सेम साइड आ रहा है ना, देखो 0,0 से जो साइन आएगा वही साइन h, k से भी आएगा, तो 0,0 यहाँ डाला आपने, 0 प्लस 0 डाला -5√2, तो नेगेटिव आ रहा है 0,0 से यहाँ पर, तो भाई h, k से भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो भैया h, k से अगर जब नेगेटिव आएगा तो h प्लस के -5√2 यहाँ पुट कराऊंगा तो यहाँ माइनस साइन ही आएगा, और माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो भैया यहाँ माइनस यहाँ पर बनेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का आएगा, तो -8 वाला चलेगा, प्लस वाला नहीं चलेगा ना, यहाँ 8 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1 सेकेंड। ओके बच्चों देखो यार एक बार है ना बड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ना, तो अभी आंसर देख के समझ में आया, क्योंकि भाई h, k तो h का मोड तो अपन ओपन कर सकते हैं ना, 0,0 से नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पुट कराएंगे तो x प्लस वाई तो नेगेटिव साइन आएगा ना इस लाइन में ना, तो h, k से भी कैसा है ना नेगेटिव साइन है ना, तो बाहर माइनस से मोड जब खुलेगा माइनस साइन से खुलेगा तो ओवरऑल से एक माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये -8√2 वाला बनेगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आया हमारे पास में 8 आंसर आएगा ना, सॉरी ये 8 आ रहा है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ पर 16 आ जाएगा ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 16 आएगा, 4a के बराबर आएगा, तो डी ऑप्शन आएगा, डी ये आंसर होगा, डी ना। तो कितना दिया है इसका बी और डी, 7 का बी तो शायद चेक कर सकते, तो 8 का डी देखते हैं, 8 का डी है ना, 8 का डी 8 का डी 8 का डी, और 8 का डी बिल्कुल सही है, अच्छा लगता है ना कि गड़बड़ होने से बच गया, बाल बाल बच गए ना। ओके, तो देखो आप लोग भी क्या है ना, जैसे कुछ गड़बड़े होती है तो अपना क्या ध्यान हो जाती है ना बातें ना, अरे यार यहाँ पर एक बार गलती कर रहे थे इस बारे में ना। अच्छा जैसे ये वाला कंसेप्ट को लेकर प्रॉब्लम IIT बहुत पहले ही पूछ चुका है ना, फिर से दोबारा से कोई ना कोई ऐसा कंसेप्ट कहीं भी प्रॉब्लम जैसे कंसेप्ट कहीं भी लगाया जा सकता है, तो ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को बातों को। अब देखो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लास्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना, ये बहुत ही बढ़िया है ना, मुझे मतलब ऐसी प्रॉब्लम से बहुत बढ़िया लगती है ना, बहुत आसान है, कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट शुरू का 1-2 पॉइंट समझने वाली बात थी, जहां तक आपको जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई, फिर प्रॉब्लम लल्लू प्रॉब्लम हो जाता है, लल्लू। बहुत से बच्चों को देखो यहाँ पर दिक्कत आती है, लेट फंक्शन एफ एक्स सच दैट कि जी एक्स बराबर ये दे रखा है -1 से लेके 1 तक एफ ऑफ टी मॉड ऑफ एक्स माइनस टी डी टी है ना, वेयर एक्स कितना है -1 से +1 तक वेरी कर रहा है। ठीक है,
ओके देखो अब बात को समझे ना थोड़ा सा, अगर मैं समझाऊं, एक्स वेरी कर रहा है -1 से लेके +1 तक। इस इंटीग्रेशन के हिसाब से देखें तो टी वेरिएबल है ना कि एक्स वेरिएबल, dt है ना, टी वेरिएबल, और टी कैसे वेरी कर रहा है, -1 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब इस इंटीग्रेशन के हिसाब से जाना है मुझे ना। अब मेरी बात समझे, तो भैया टी कैसे वेरी कर रहा है, -1 से लेकर के +1 तक। टी, ये टी एक्सिस हुआ। अब देखो x कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा, x -1 और 1 के बीच में है, तो x मान लो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं है, ये मिड में नहीं है, मतलब ये कहीं यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, कहीं ना कहीं x है। ठीक है, अब मान लो कि आपको अगर इसको सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। मतलब आप देखो बात को अगर मैं समझूं कि gx अगर मुझे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, gx को अगर आपको लिखेंगे तो -1 से लेकर के मैं पहले x तक गया, ठीक है, और मैंने यहाँ क्या लिखा, एफ ऑफ टी डी टी लिखा, एफ ऑफ टी, और यहाँ लिखा मॉड ऑफ एक्स माइनस टी डी टी। ठीक है, और x में गया 1, x और 1 है ना, यहाँ पर लिखा हमने, और यहाँ लिखा हमने एफ ऑफ टी मॉड ऑफ एक्स माइनस टी डी टी, यहाँ तक का पॉइंट लिखा ना। अब देखो t कैसे वेरी कर रहा है, -1 से लेके x तक, है ना, मतलब t अल्टीमेटली देखा जाए तो कैसा, x से छोटा है, तो t अगर x से छोटा है तो भैया मोड कैसे खुलेगा, भैया t x से छोटा है तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आई ना, तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आई तो मोड खुलेगा प्लस साइन से। ठीक है, अब देखो t कैसा आ रहा है, x से लेके 1 तक जा रहा है, तो t x से बड़ा आ रहा है, तो x से बड़ा है तो मोड के अंदर क्वांटिटी कैसे आ रही है, नेगेटिव, मोड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो मोड कैसे खुलेगा, माइनस साइन से, तो यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं, अल्टीमेटली यहाँ माइनस आ गया, x21 एफ ऑफ टी, और यहां से आ जाएगा x माइनस टी डी टी, ये आया। तो अल्टीमेटली बच्चों तो आपको यहां तक का सॉल्व करना था, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बाद तो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। जी डबल डैश एक्स पूछा हुआ है अपॉन में एफ एक्स, तो ठीक है, जी डबल डैश एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, जी डबल डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, एफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर है तो जी डैश 1 क्या होगा ना, ये सब बातें अब बात की बात है ना। अब क्या है कि पहले उसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचते हैं, तो देखो आप लेबनीज लगा सकते हैं, है ना। अच्छा मैं आपको देखो तरीके सिखाता हूँ ना, बहुत तरीके सिखाता हूँ ना, और मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा जैसे अभी मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। प्लीज आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको लेबनीज थ्योरम सिखाता हूँ ना, अभी तक मैंने आपको लेबनीज थ्योरम नहीं सिखाई थी, बस बोला करते थे लेबनीज थ्योरम। एक्चुअली लेबनीज थ्योरम के 2 रूप होते हैं, एक फॉर्म 1 होता है और एक फॉर्म 2 होता है। फॉर्म 1 सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या एक्चुअली, लेबनीज थ्योरम क्या कहता है, मान लो कोई फंक्शन है, इसको एच एक्स से लेके जी एक्स तक हमने इंटीग्रेट किया, और ये एफ ऑफ टी डी टी है, ठीक है, फाइनली अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, एक्स का फंक्शन बनेगा, और इसको डिफरेंशिएट किया आपने विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लेबनीज थ्योरम का सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बता रहा हूं मैं। पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं एफ ऑफ जी एक्स, ये आ जाएगा इनटू में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कराएंगे एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, ये आ जाएगा। समझ गए बात को, तो ये आया हमारे पास है ना, ये इसका फॉर्मूला है लेबनीज वन का, ये फॉर्म 1 आया, सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, हम दोनों फॉर्म सीखते हैं ना क्लास में। अब दूसरे फॉर्म को प्लीज बच्चे बहुत ध्यान समझना, मैं इसी को हाईलाइट करना चाह रहा हूं और मैं इसी का ही यूज में लूंगा। इससे एक्चुअली लेने से खास फायदा क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, स्टेप्स मेरे आसान हो जाते हैं। अगर मान लो अंदर वाला फंक्शन ना, अभी तक सिर्फ टी का फंक्शन था, अगर अंदर वाला एक्स और टी का फंक्शन है, एक्स का भी है और टी का भी फंक्शन है, और यहाँ डी टी लिखा हुआ है, ध्यान रखना ना, और आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो प्लीज प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझो, विथ रेस्पेक्ट टू आप एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहला काम तो एच एक्स से जी एक्स तक तो आप इंटीग्रेट करो, सही है ना, ये डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हमेशा एक्स के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, तो अंदर वाले पार्ट को मैंने क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मेरी बात समझ में, और यहाँ dt जो लिखा हुआ वो तो ठीक है ही, ये बात बस समझनी थी आपको ना, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन t के रेस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेट कर देंगे ना, प्लीज है ना, बहुत ध्यान समझना ना। उसके बाद अब देखो, अब इसके बाद वाला काम बड़ा आसान हो जाता है, ये ऊपर जैसा हो जाता है पहले जैसा, फिर आप अपर लिमिट को पुट कराएंगे तो t की जगह पुट करेंगे ना, dt या t की जगह पुट कराएंगे,
तो कितना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा जी एक्स इंटू उसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट कराएंगे एफ ऑफ एक्स इंटू एच एक्स, इंटू में फिर लिखेंगे एच डैश एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली कहने वाली बात ये है कि ये अपना आंसर आएगा ना। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया है ना। अब मैं देखो ऊपर वाले सवाल में मैं ये सेकंड वाला जो जनरल फॉर्म ऑफ लेबनिज है ना, इसको फॉलो करने जा रहे हैं। इसको फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, अदरवाइज प्रॉब्लम तो और तरीके से भी सॉल्व हो जाता है। कैसे? आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब बहुत ध्यान से समझना प्लीज ना, बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। तो जी एक्स है ना, इसको मैंने करके डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया जी डैश एक्स। कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। विथ रेस्पेक्ट टू जब एक्स करेंगे तो क्या आएगा? -1 टू एक्स। यहाँ लिखा पार्सली डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो एफ ऑफ टी का कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बाहर निकाला। ठीक है, पार्सली डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स का तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, टी का कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और यहाँ डी टी आ जाएगा। प्लीज बात आपको समझ में आई? वेरी गुड है ना, समझ गए तो अच्छी बात है। फिर आप अपर लिमिट पुट कराएंगे, टी की जगह एक्स पुट कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 आ जाएगा फाइनली, अपर लिमिट है ना। लोअर लिमिट पुट कराएंगे, टी की जगह -1 और -1 का डिफरेंस 0, मतलब फाइनली वो 0 0 आ जाएगा। 0 - 0 ये वाली टर्म आएगी, माइनस साइन। इसकी बात करें पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स और टी का फंक्शन है, तो पहला काम तो क्या कराएंगे? एक्स को 1 से लेके मतलब एक्स टू 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये कांस्टेंट है, एफ ऑफ टी तो बाहर निकल जाएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कराएंगे तो एक्स का डिफरेंशियल 1 आ गया, यहाँ से 0 आ जाएगा, और यहाँ डी टी आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस साइन। फिर आप अपर लिमिट पुट कराएंगे, टी की जगह हमने 1 पुट किया, 1 का डिफरेंशिएशन अपर लिमिट का डिफरेंस 0 हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट टी की जगह 0 पुट कराएंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली ये आया, जी डैश एक्स मेरे पास ये आया। क्या आपको देखो मैं ये बात समझा पाया बच्चों? वेरी गुड है ना, तो आप लोग समझ गए है ना। नहीं समझे फिर से बात को ध्यान से देखो, फिर से पढ़ो नाउ। यही एक तरीका है ना, -1 टू एक्स है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? माइनस ऑफ एक्स टू 1 एफ ऑफ टी डी टी। इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये सिंपलेस्ट लेबनीज लग जाएगा, अपर लिमिट पुट कराएंगे तो जी एक्स आ गया, इंटू उसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट 0 आ जाएगा। तो यहाँ से तो ये जी एक्स नहीं, सॉरी एफ एक्स आया। ओके, माइनस साइन ऑफ। अपर लिमिट पुट कराएंगे तो टी की जगह 1 पुट कराएंगे, 1 का कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, और एक्स का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स कितना आ गया? माइनस ऑफ जी डबल डैश एक्स बराबर एफ एक्स माइनस 1 एफ एक्स, तो कितना है? 2 एफ एक्स आया। अल्टीमेटली देखो आपको ये बात समझानी थी कि जी डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स आएगा। अब सवाल में क्या पूछा है? जी डबल डैश एक्स ऑन एफ एक्स, तो इसका वैल्यू 2 लिखा है ना, 2 को बाहर निकाल दे, एक्स का कंडीशन डी एक्स कंडीशन एक्स आ जाएगा, मतलब फाइनली 2 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इसका आंसर तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर वो कहना चाह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो जी डैश 1 का वैल्यू क्या होगा? तो जी डैश एक्स आ कितना रहा था मेरे पास? जी डैश एक्स ही आ रहा था। यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं ना। एफ एक्स लिख दो या टी लिख दो ना, एक ही बात है ना। एफ ऑफ टी तो टी स्क्वायर लिख लेते हैं। चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, जब यहाँ तक सॉल्व किया तो इतना भी सॉल्व कर ही लेते हैं। जी डैश एक्स, चलो इसको मैंने टी स्क्वायर पुट कर दिया ना, एफ ऑफ टी, तो टी क्यू अपॉन 3 आ जाएगा। तो टी क्यू अपॉन 3 में तो हमने 1/3 को तो बाहर निकाल दिया, टी क्यू अपॉन 3 अपर लिमिट पुट कराएंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो टी क्यू में कितना आ जाएगा? यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन। यहाँ पर हमने टी स्क्वायर पुट कर रखा तो टी क्यू बाई 3 आया। ठीक है, टी क्यू में अपर लिमिट पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। आ गया? सही बात है ना, इतना आ रहा है ना। अब देखो 1/3 यहाँ लिखा है, माइनस का 1/3 तो कैंसिल हो गया, एक्स क्यू बाई 3 और माइनस ऑफ एक्स क्यू बाई 3 लिखेंगे तो ये तो बन जाएगा 2x क्यू बाई 3 लिखा। ठीक है, जी डैश 1 पूछना चाह रहा है शायद आपसे, जी डैश 1 कितना आ जाएगा? 2/3 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो 10th का आंसर कितना है? सी आएगा। क्या बच्चों बात समझ में आई? तो देखो मेनली इस वाले सवाल में यही वाला इंपॉर्टेंट स्टेप था, टी भी वेरी कर रहा है और एक्स भी वेरी कर रहा है, तो कैसे इसको आगे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो हमने ये कि एक्स तक ऐसे ब्रेक कर दिया, तो -1 से लेके एक्स ब्रेक किया और एक्स लेके 1 तक ब्रेक किया, बस यही
टी बराबर एक्स पर ही ये चेंज हो रहा था, टी जब एक्स से पहले है और टी जब एक्स के बाद में है। तो टी अगर यहाँ इस इंटरवल में तो ये डेफिनेशन आएगा, इस इंटरवल में तो कुछ इस तरह से ना, एक्स पर ही ब्रेक होना है। क्लियर बच्चों? आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई और आपको श्योर उम्मीद करते हैं कि ये वाली डीपीपी भी बहुत बढ़िया लगी होगी और आपको इस डीपीपी को समझ गए होंगे ना। नाउ तो एक बार फाइनली क्विक समरी कर लेते हैं। देखो बात करें तो ये वाला पैराग्राफ अच्छा पैराग्राफ था, बस हमें यहाँ तक का ये इसको ये निकालना आना चाहिए था, ये भी बहुत बढ़िया था, ये बढ़िया प्रॉब्लम है। इसका आंसर में कुछ गड़बड़ आ रहा है ना, मेरा आंसर 4 आ रहा है, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे बताना भी एक बार, है ना। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्टीमेट प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, और ये भी बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट प्रॉब्लम तो बहुत ही लाजवाब प्रॉब्लम था। नाउ आई होप बच्चों आप डीपीपी नंबर 34 को आपने पूरा सॉल्व कर लिया। इट मीन आप यहाँ पर यहाँ तक अब 340 प्रॉब्लम्स लगा चुके हैं। अच्छा, इन सभी प्रॉब्लम्स को बार बार रिवाइज भी करते रहा करो, नहीं तो भूल जाओगे, पढ़ा भूला, तो पढ़ने का फायदा ही क्या हो जब भूलना ही है तो। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए अलविदा लेते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।